तो अनुक्रम पूरा हो गया है, अब श्रेणियां हमें पढ़नी है। अच्छा, श्रेणी को पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी हल्की सी एक एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे दूं। श्रेणी के सवाल लंबे लंबे होते हैं, इनके सवाल लंबे होते हैं तो कई टेस्ट भी लंबे होते हैं। जब आप उन्हें अप्लाई करते हैं, जब सॉल्व करते हैं तो बहुत लंबे लंबे आते हैं। बहुत सारे टेस्ट है बीच में, जब सीरीज आप पढ़ेंगे तो सीरीज सीक्वेंस ठीक है, सीक्वेंस का कोई भी बहुत बड़ा या बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता। सीक्वेंस छोटा है तो ज्यादातर पेपर बनाने वाला सीक्वेंस पे ज्यादा फोकस करता है बजाय सीरीज पे। सीरीज में वो क्या करता है, उसे पता है सीरीज में सवाल बड़े बड़े हैं, सवाल बड़े हैं, आप टेस्ट लगाएंगे, आप एनवा पद निकालेंगे, आप उसके बाद में टेस्ट लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो काफी लंबा जाएगा। तो सीरीज पे एक समझदार पेपर बनाने वाला ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा, नहीं वो डालता है। लेकिन ये कहना कि भाई है ना, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को पहले समझ लीजिएगा कि एक चांस है कि भाई यहां से सवाल नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर बनाएगा तो बहुत लंबे जाते हैं, बहुत लंबे लंबे। पहले सीरीज का खुद का क्वेश्चन होता है, एक लंबी सी सीरीज होती है, फिर उसका आप एनवा पद बनाते हैं, फिर एनवा पद के बाद में उसमें एक टेस्ट लगाते हैं, फिर टेस्ट में भाग भाग देते हैं, लिमिट रखते हैं, फिर वो फेल हो जाता है, फिर दूसरा टेस्ट लगाते हैं, फिर वो फेल हो जाता है, फिर तीसरा टेस्ट लगाते हैं। तो इस सवालों में बहुत लंबा चौड़ा काम होता है। ये बीएससी के हिसाब से तो ठीक थे, क्योंकि बीएससी में तो ऐसे ही सवाल चाहिए। तो बीएससी में आप देखते हैं सीक्वेंस में से कम सवाल पूछे जाते हैं, सीरीज में से ज्यादा पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि बीएससी के लायक था, बीएससी को बड़े सवाल पसंद है, तो बीएससी के हिसाब से सही था। लेकिन एज ए कंपटीशन देखे तो ये सवाल कम प्रेफरेबल है। लेकिन क्या पेपर वाला बंधा हुआ है, तो पेपर वाला देखिए अगर समझदार होगा, अगर उसे बच्चों को परेशान नहीं करना होगा तो ऐसे सवालों पे हाथ नहीं डालेगा। वो भी है कि सीक्वेंस, और अभी तक हम बाकी देखें, पुराने पेपरों को उठा के देखें, तो सीरीज में अगर गया भी है ना, तो सीरीज में कोई बहुत लंबे चौड़े सवाल पूछने की आदत उसकी नहीं होती। वो जो लंबे लंबे सवाल होते हैं वो पूछने की आदत नहीं, बल्कि सीरीज से कोई छोटा थ्योरी का सवाल या कोई छोटी सीरीज, इस टाइप के सवालों में ज्यादा प्रेफरेंस वो लेता है, ज्यादा चांसेस होता है कि ऐसे सवाल पूछे जिनमें एक टेस्ट लग जाए, सिंपल सा सवाल हो, फटाफट हो जाए, या कोई थ्योरी की चीज हो। इस टाइप के सवाल ज्यादा देखने को मिले हैं, जो पुराने पेपर आए हैं उनमें देखोगे तो इसलिए इस टाइप के, तो इस ज्यादा बड़े सवालों की तरफ मत जाइएगा। पढ़ जरूर लो, एक बार देख जरूर लो, लेकिन ज्यादा उनमें गुम मत होइएगा। जैसे गॉस टेस्ट है, अब गॉस टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं है, खासकर कंपटीशन के हिसाब से। वैसे गॉस का टेस्ट अच्छा होता है, अगर आप बीएससी में पढ़ रहे होते तो गॉस का टेस्ट बढ़िया है, और ज्यादातर सवालों को हम लास्ट में गॉस टेस्ट से ही करते हैं। लेकिन वो बीएससी के लिहाज से ठीक है, बीएससी के हिसाब से 10 नंबर का सवाल या 15 नंबर का सवाल है, उसके हिसाब से ठीक है। लेकिन आज कंपटीशन के लिहाज से गॉस टेस्ट ठीक नहीं है, क्योंकि गॉस टेस्ट में मान रखना, विस्तार करना बहुत लंबा चौड़ा होता है। इतना लंबा चौड़ा सवाल अगर हम करेंगे तो समय इतना बर्बाद हो जाएगा कि करने का रिग्रेट और होगा कि ऐसे सवाल में हाथ ही क्यों डाला। अगर वो सही भी हो गया तो भी धोखा होगा, अगर सही भी हो गया तो भी धोखा होगा। तो आपको बड़े सवालों में नहीं उलझना है, बड़े सवालों में ज्यादा माथापच्ची मत करिएगा, थ्योरी पे फोकस करिएगा। जो मेन तक थ्योरी है ना, उस पे फोकस करिएगा। कि कोई टेस्ट की थ्योरी जो है ना, कि ये होने पर अभिसारी होता है, टेस्टों की जो शर्तें हैं वो याद रखिएगा, उससे जुड़ा हुआ जितना भी थ्योरी का मैटर है उस पे ज्यादा गौर करिएगा। ये छोटे सवाल जो सीरीज के हैं उन पे फोकस करिएगा, ज्यादा चीजों पे, बड़े बड़े सवालों पे ज्यादा टाइम बर्बाद मत करिएगा। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस क्या है। पहले डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको सवाल के अंदर ही ये दिया हुआ आएगा कि वो सीरीज है या सीक्वेंस है। पहले ये डिफरेंस पकड़ लो, क्योंकि इसके बिना सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो सब सीरीज में आएगा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सीरीज में आएगा। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो सीक्वेंस में था। पहला डिफरेंस तो यही होगा कि नाम दिया हुआ आएगा कि अनुक्रम है या श्रेणी है, नाम लिखा आएगा। या तो वो बोलेगा कि निम्न अनुक्रम की जांच करिए या बताइए क्या है, या फिर सीरीज के केस में श्रेणी लिखा हुआ होगा, वो नाम लिखा हुआ होगा कि ये कौन है, ये अनुक्रम है या श्रेणी है। तो पहले वहां से नाम से उठा लीजिएगा कि नाम क्या है, अनुक्रम लिखा हुआ है या श्रेणी लिखा हुआ है। अच्छा, क्लास जो आए वो आपके लाइव सेक्शन में चली जाती है। क्लास के अपलोड होने का इंतजार मत करिए, क्लास कोई अपलोड नहीं करता यहाँ से, वो तो लास्ट में 2 दिन 3 दिन बाद में हम इकट्ठा करके एक फोल्डर में डाल देते हैं। हर क्लास होने के बाद में आपके ऐप के अंदर लाइव क्लास सेक्शन है, उसमें ऑटोमेटिकली चली जाती है। एक क्लास होने के बाद में लगभग घंटा भर बाद में, लगभग बता कंपनी ने बताती है कि भाई घंटा भर में चली जाएगी। लाइव क्लास का आपका सेक्शन है कंटेंट के पास में, लाइव क्लास जैसे कंटेंट है
ओवरव्यू है, कंटेंट है, कंटेंट के पास में लाइव क्लास का सेक्शन है, सारी क्लासें ऑटोमेटिकली, जैसे भी ये क्लास हुई, ये क्लास होते ही 1 घंटे बाद आपके वहां अपने आप पहुंच जाएगी। एक कंपनी कहती है, वैसे तो कंपनी लंबा टाइम भी लेती है, 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते नहीं है, आधा घंटा, कभी 1 घंटा, आधे घंटे 1 घंटा, आधा घंटा 1 घंटा भी इसलिए लगता है कि उसको अलग अलग रिजोल्यूशन पे सेट करती है, 240, 360, 480 इस पे सेट करती है। तो जो भी आप क्लास लेंगे, क्लास लेते ही वो लगभग घंटे भर के अंदर, मैं घंटा भर मान रहा हूँ, घंटे भर के अंदर आपके लाइव क्लास सेक्शन में ऑटोमेटिकली, हमारे द्वारा नहीं होती, अपने आप ही चली जाती है। फिर हम लोग भी वहीं से उठा के आपको फोल्डर में डाल के देते हैं, वो 1 दिन 2 दिन जब हमें टाइम मिलता है वहां से निकाल के फोल्डर में हम डाल देते हैं। तो आप लोगों को जब भी देखना हो लाइव क्लास सेक्शन में जाके देख लेना, ठीक है। इस तरीके से मिलेगा आपको। आपको अपने कोर्स को खोलोगे, कोर्स में कंटेंट होगा, कंटेंट के पास में लाइव क्लास लिखा हुआ होगा, और फिर यहां पे परफॉर्मेंस होगा, और इस तरीके से फिर आगे डैश 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 होगा। तो कंटेंट के पास वाला है लाइव, यहां पे आप दबाएंगे तो यहां पे सारी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग यहां आ जाती है ऑटोमेटिकली। इसे हम नहीं करते, ये अपने आप ही हर लाइव क्लास, अगर हम 5 मिनट की भी लाइव क्लास लेंगे तो जैसे ही वो क्लास खत्म होगी थोड़ी देर बाद में वो इस लाइव क्लास सेक्शन में इकट्ठी हो जाएगी। फिर हम लोग क्या करते हैं, बाद में कुछ समय बाद में, लगभग 12 घंटे 15 घंटे या जो भी हमें टाइम मिलता है, हम इस क्लास को निकाल के यहाँ कंटेंट वाले फोल्डर में डाल देते हैं। तो अगर हम फोल्डर में डालने में लेट भी कर रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड में वहां जाके क्लास को देख सकते हैं। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि हम लोग कब उठा के उसको फोल्डर में डालेंगे, जब फोल्डर में डालेंगे तो आप देखेंगे, नहीं। आप लाइव क्लास सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको सारी क्लासेस जो भी हुई अभी तक वो सारी आपको वहां मिलेंगी, ठीक है ना। तो हमारे फोल्डर में आने का इंतजार ना करें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अनुक्रम या श्रेणियां लिखा हुआ आएगा, या फिर श्रेणी के केस में क्या आएगा, सिग्मा का चिन्ह लिखा हुआ आएगा। इस सिग्मा का चिन्ह देख लेना, अगर सिग्मा का चिन्ह लगा हुआ है मतलब ये श्रेणी का सवाल है, सिग्मा का चिन्ह लगा हुआ है श्रेणी का है। तो अनुक्रम में तो कोई चिन्ह है ही नहीं, अनुक्रम में तो केवल ये होता है इस तरीके से, या ये या ये। तो इस तरीके से आपको चिन्ह से पता करना है कि ये अनुक्रम है या फिर श्रेणी है। या तो लिखा हुआ होगा कि अनुक्रम श्रेणी, तो उससे पकड़ लो। उससे नहीं पकड़ा जा रहा है तो मान लो वो नाम हटा देता है, उसकी जगह प्रतीक चिन्ह लगाता है, तो ये चिन्ह लगाए मतलब अनुक्रम है, ये लगाए तो श्रेणी है, और श्रेणी है तो श्रेणी वाला तरीका लगाना है, अनुक्रम है तो अनुक्रम वाला तरीका लगाना है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा, दोनों में ही हम अभिसारी अपसारी और दोलनी चेक करते हैं। इसमें सीक्वेंस में अभिसारी अपसारी दोलनी का मतलब होता है कि अगर ये क्रम A1 के बाद A2, A2 के बाद A3, A3 के बाद A4, अगर ये यूं ही चलता रहे तो अंततः इसी प्रक्रिया को बार बार चलाने पर अंततः हम कहां पहुंचेंगे, आखिर में हम कहां पहुंचेंगे, लास्ट में हम कहां पहुंचेंगे, अंततः हम कहां पहुंचेंगे। जोड़ नहीं रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं, बस पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, इस तरीके से अगर चलते रहें तो चलते चलते लास्ट में क्या आएगा, ये अभिसरण कहलाता है। अगर वो कोई एक नंबर आ गया तो अभिसारी है, वो अनंत आ गया अपसारी है, अगर वो 2 या 3 नंबर आ गए तो दोलनी है। इनफाइनाइट सीरीज में यही चीज जोड़ के करते हैं कि भैया अगर जोड़ते चले जाएं मतलब पद पद नहीं निकालें बल्कि जोड़ते चले जाएं तो हम कहां पहुंचेंगे, पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे। इसे सिग्मा, इस तरीके से। दोनों का एक डिफरेंस वापस से ले लेते हैं। दोनों में क्या फर्क है, एक में आप बिना जोड़े सीक्वेंस में आप जोड़ते नहीं है, बस पदों को देखते रहते हैं और देखते देखते अंदाजा लगाते हैं कि अंततः ये आखिरी पद क्या बनेगा, अंतिम पद क्या बनेगा। वैसे तो अंतिम कुछ नहीं होता है ना, अनंतवा पद को ही अंतिम पद मान के चले, तो अंत में क्या होगा, अगर ये चलता रहा अंत में क्या होगा। सीरीज में क्या होता है, अगर ये जुड़ते चले जाएं तो आखिर में इसका जोड़ कितना होगा भी या नहीं होगा। ये दोनों के आइडिया में डिफरेंस है, लास्ट में एक में आखिरी पद आएगा या नहीं आएगा, आएगा मतलब अभिसारी,
नहीं आएगा मतलब अभिसारी, नहीं आएगा मतलब अनंत आ गया या माइनस अनंत आ गया तो नहीं में काउंट करते। इसमें क्या करते हैं, जोड़। इसमें अगर हम जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं तो आखिर में जोड़ कोई नंबर होगा या नहीं होगा, मतलब ये जो जोड़ है ये 5, 15, 50 में से कोई नंबर होगा या फिर अनंत होगा, अभिसारी अपसारी। एग्जाम्पल के लिए 1/n का एग्जाम्पल ले लो, 1/n का एग्जाम्पल। ये 1/n दो तरीके से हो सकता है, एक तो होता है सीक्वेंस के रूप में, एक यही 1/n होता है सीरीज के रूप में। तो सीक्वेंस के रूप में जब लिखा हुआ होगा तो ऐसे लिखा होगा, सीरीज में लिखा हुआ होगा तो सिग्मा होगा। दोनों का अर्थ में क्या अंतर है देखो, जब अब पूछे कि अभिसारी है या नहीं है तो सीक्वेंस के रूप में लिखा हुआ है, इसका मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि अगर n का मान रखते जाए, n का मान रखा पहला आ गया, n का मान रखा दूसरा आ गया, n का मान रखा तीसरा आ गया, n का मान रखा चौथा आ गया, इसी प्रकार अगर चलते जाए तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा, आखिर में क्या आएगा, आएगा या नहीं आएगा, कोई नंबर आएगा या अनंत आएगा, नंबर आएगा मतलब अभिसारी है, अनंत आएगा मतलब अपसारी है, अभिसारी अपसारी। तो साफ है कि यूं ही अगर चलता रहा तो पहले 1 आया, फिर 1/2 मतलब 0.5 आया, 0.33 आया, 0.25 आया, ये कम होता जा रहा है और कम होता जा रहा है, तो 1/n, n टेंड्स टू अनंत लेने पर 0 आ गया, ये हो गया, आखिर में 0 पे पहुंच जाएगा, यानी अभिसारी है। ये अनुक्रम अभिसारी है क्योंकि लास्ट में ये एक नंबर तक पहुंचेगा। अब यही चीज सीरीज में पूछी जाए तो सीरीज में ये पूछा जाए कि सीरीज में पूछने का मतलब वो पूछेगा कि अगर मैं जोड़ता जाऊं, अब वो जोड़ का पूछ रहा है कि अगर मैं इन्हें जोड़ता जाऊं और जोड़ता जाऊं और जोड़ता जाऊं और जोड़ता जाऊं और कंटिन्यू जोड़ता जाऊं तो क्या इसका जोड़ कोई नंबर होगा या अनंत होगा? तो जवाब है अगर आपसे जोड़ते गए तो इसका जोड़ अनंत आएगा। कैसे आएगा वो भी हम टेस्ट लगा के बताएंगे कि कैसे पता चला कि जोड़ अनंत आएगा। ये अगर इसको आप जोड़ते जाते हैं तो इसका जोड़ अनंत आ जाता है, मतलब ये अपसारी है। तो गौर करिए कि यही चीज, एक ही चीज आपकी अनुक्रम भी बनाती है, एक ही चीज आपकी श्रेणी भी बनाती है। तो दोनों में फर्क क्या है, अनुक्रम में खाली क्रम का बात होती है, आप क्रम की बात करते हैं पहला दूसरा, ये डिफरेंस पकड़ो वरना ये यही दुर्गति करता है। सीक्वेंस एंड सीरीज में लोगों को सीक्वेंस और सीरीज का जो मेन डिफरेंस है वो नहीं पकड़ में आता, वो टेस्टों के पीछे भागते रहते हैं, ये वाला टेस्ट, ये वाला टेस्ट। अरे तो ये देखो, ये 1/n का एग्जांपल रहा, इसने कई बार खून बहाया, इस सवाल ने कई बार खून बहाया। ये 1/n आता है, कोई इसको अभिसारी करके आ जाता है, कोई अपसारी। जिसको सीक्वेंस समझ में आती है वो उसको अभिसारी करके आता है, चाहे सीरीज ही पूछी हो, चाहे सीरीज ही पूछी हो, चाहे सीरीज पूछी हो, वो उसको सीक्वेंस के हिसाब से उत्तर दे आता है कि अभिसारी है। पढ़ा है, गुरुजी ने पढ़ाया था कि 1/n अभिसारी होता है। भैया 1/n सीक्वेंस भी बनाता है, 1/n सीरीज भी बनाता है। जब ये सीक्वेंस बनाता है ये अभिसारी होता है, जब ये सीरीज बनाता है ये अभिसारी अपसारी होता है। हो गया अंतर। तो ये जो मेन डिफरेंस है ये पकड़ो कि वो सीक्वेंस के लिए पूछ रहा है या सीरीज के पूछ, एनवा पद तो एनवा पद होता है, वही एनवा पद सीक्वेंस में भी होता है, वही एनवा पद सीरीज में भी होता है। सीक्वेंस में आप जोड़ते नहीं हो, सीरीज में आप जोड़ते हो। जोड़ने के बाद क्या पता जोड़ नहीं होता हो, जो चल पा रहा है हो सकता है जुड़ नहीं रहा हो। ये रहा एग्जांपल, देखो ये 0 पे जा रहा है लेकिन जब जोड़ते हो तो अनंत आता है। तो ये अभिसारी है, वैसे ही अपसारी है। तो ये डिफरेंस एकदम ठीक कर दो पहले इसको, ये जरूरी है, इसी से सारा खेल चलेगा, ठीक है ना। तो पहले सवाल को शुरू करने से पहले वो कौन सा है उसको तय कर लो, ठीक है। हम जो सीरीज पढ़ रहे हैं वो इनफाइनाइट सीरीज है, वो अनंत तक जाएंगी, चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी, और हम उसका जोड़ करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और जाके देखेंगे कि जोड़ हो रहा है या नहीं हो रहा। यहां देखो 3 प्रकार का संभावनाएं हैं, 3 प्रकार की। नंबर 1 अभिसारी टाइप ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, 3 प्रकार से हो सकता है। अगर आप जोड़े जाएं जोड़े जाएं जोड़े जाएं जोड़े जाएं लगातार, अगर आप कंटिन्यूअसली इसको जोड़े जाते हैं तो आपके पास 3 संभावनाएं हो सकती है, 3 संभावनाएं। अगर आप एक सीरीज को जोड़े जाते हैं जोड़े जाते हैं जोड़े ही जाते हैं जोड़े ही जाते हैं और जोड़े ही जाते हैं और अनंत काल तक आप इसको जोड़ते ही चले जाते हैं, तो 3 संभावनाएं हो सकती है। नंबर 1, ये कोई फिक्स नंबर बना ले, एक फिक्स नंबर बना ले, 5, 15, 25, कुछ भी एक नंबर बना ले, कोई एक फिक्स नंबर बना ले तो अभिसारी। अगर ये जोड़ एक फिक्स नंबर बना रहा है
तो अभिसारी। अगर ये जोड़ प्लस अनंत या माइनस अनंत में से कोई एक बनाता है तो अपसारी यानी डाइवर्जेंट। अगर इसका जोड़ 2 या 2 से अधिक आ रहा है, 2 या 2 से अधिक जोड़ आ रहे हैं इसके, मतलब कई जोड़ आ रहे हैं, कई जोड़ आ रहे हैं मतलब दोलनी। सब होता है, ये मत सोचो कि बस दो ही बातें होती है, जोड़ होगा और जोड़ नहीं होगा। अनंत श्रेणियों में एक चीज और भी आती है, जोड़ कई और भी हो सकते हैं, जोड़ कई और भी हो सकते हैं। तो नंबर एक फिक्स जोड़ हो रहा है, फिक्स मतलब एक नंबर को प्राप्त कर रहा है, 5 या 15 आप जोड़ते जाएं वो एक नंबर को बनाना शुरू कर देगा, एक नंबर की तरफ ये जोड़ जैसे जैसे आप जोड़ते जाएंगे वो एक नंबर को प्राप्त करेगा, एक नंबर के पास जाता जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 है तो आप 4 पदों को जोड़ेंगे, सपोज करो 4 आ गया, फिर एक पद और जोड़ा 4.1 हो गया, फिर एक पद और जोड़ा 4.1.1 हो गया, 4.1.2 हो गया, धीरे 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 वो जोड़ 5 के करीब 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 जाता जाएगा। तो पता लग रहा है कि ये जोड़ आप जोड़ते जाओ, ये बार बार 5 के करीब ही जाता जा रहा है, तो ये अभिसारी है। अगर जोड़ अनंत या माइनस अनंत में से किसी को अचीव करता है तो अपसारी है। दोलनी अगर जोड़ 2 नंबरों को प्राप्त करता है या 3 नंबरों को प्राप्त करता है या ज्यादा नंबरों को प्राप्त करता है तो दोलनी है। तो ऑक्सीलेटिंग, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑक्सीलेशन, तीनों का एग्जांपल ले लो। जैसे इस सीरीज को देखो, अगर आप इस सीरीज को जोड़ते जाएं, ये वाली, ये देखो इस सीरीज को आप जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं और जोड़ते जाएं और जोड़ते जाएं। कईयों को लगता है कि बार बार जोड़ते जाएंगे तो हमेशा अनंत ही आएगा, जोड़ते जाएंगे तो अनंत ही आएगा, नहीं आएगा। इसको जोड़ते जाइए, कैलकुलेटर ले लीजिए और कैलकुलेटर लेके जोड़ते जाइए, इसको कैलकुलेटर लीजिए और जोड़ते जाइए, देखिए इसका जोड़ क्या आता है। कैलकुलेटर होगा आपके पास, कैलकुलेटर लीजिए और इसको जोड़िए और आप देखेंगे कि इसका जोड़ 0.5 आ रहा है। अजीब लगेगा पर सच है, ट्राई कर लेना। इसका जोड़ 0.5 ही आता है, 0.5 ही बनता रहेगा। आप कैलकुलेटर लो और जोड़ो, शुरू करो एक बार, और 10 साल 15 साल तक आप जोड़ते रहोगे, आपको पता लगेगा। आप 10 साल बाद में फोन करूंगा कहां पहुंच गए, तो आपको वैसे 0.499 पे पहुंच गया या 4,999 पे पहुंच गया या 4,10 बार 9 पे पहुंच गया, बस 0.5 पे पहुंचने वाला हूं। फिर अगर मान लो 100 साल बाद में बच गया, फिर कॉल करूंगा तो आप कहोगे सर 0.499999 पहुंच गया, बस अब 0.5 आने वाला है, आएगा कभी नहीं, बस करीब 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 जाते रहोगे। इसका मतलब अभिसारी है 0.5। ठीक है, ये देखो ये अनंत है लेकिन फिर भी जोड़ है, अनंत है करके देखो। ऐसे मत सोचो कि हर चीज डाइवर्जेंट होती है, हर चीज जोड़ोगे तो वो अनंत पे ही जाएगी, नहीं जाएगी। ये रहा, ये 0.5 होगा। आ जाओ नीचे वाली देखो, ये अनंत है। इस सीरीज, ये सीरीज जुड़ती जाएगी जुड़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ये आपके अनंत हो जाएगी। ये अपसारी का एग्जाम्पल है। इसको देखो, ये दोलनी का एग्जाम्पल है। इसमें पहला पद आएगा 1, अगला आएगा -1, फिर आएगा 1 -1 1 -1 1 -1। अब इसके दो जोड़ आ रहे हैं, इसके दो जोड़ आते जाएंगे। पहले पद का जोड़ 1, 2 पदों का जोड़ 0, 3 पदों का जोड़ 1, 4 पदों का जोड़ 0, 5 पदों का जोड़ 1, 6 पदों का जोड़ 0, 7 पदों का जोड़ 1, 8 पदों का जोड़ 0। तो आप जोड़ते जाएंगे, जोड़ 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। हजार हजार साल बाद में भी क्या आ रहा है, अब 0 आया, अगली बार 1, फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। यही 0 1 0 1 खत्म तो कभी होगी नहीं, चलती रहेगी 0 1 0 1 0 1 0। तो जोड़ कितना आया, 0 भी आया 1 भी आया, बस यही दो आते रह रहे हैं। तो इसे कहते हैं दोलनी, ऑक्सीलेटिंग। तो ये 3 प्रकार की संभावनाएं हो सकती है, अभिसारी हो सकता है, अपसारी हो सकता है और दोलनी हो सकता है। अब एक महत्वपूर्ण थ्योरम जो कहती है हमें कि अगर कोई अनंत श्रेणी है और शुरुआत के कुछ पद आप उसके हटा दो या कुछ नए पद जोड़ दो, कुछ नए पद शुरुआत में या तो हटा दो या जोड़ दो, ऐसा करने से मूल श्रेणी जो आपकी है, जो आपकी श्रेणी है, उसकी प्रकृति नहीं बदलेगी। ये प्रकृति का मतलब क्या है, नेचर नहीं बदलेगा। नेचर का मतलब अगर वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या ऑक्सीलेटरी है, इन तीनों में से जो भी है वो चेंज नहीं होगा, जो जैसी भी है वैसी रहेगी। नए पदों को जोड़ने या कुछ पदों को हटाने से आप श्रेणी का प्रकार नहीं बदल सकते, उसका प्रकार वही रहेगा जैसी वो है। ये कोई श्रेणी है
और इसके आप कुछ पदों को हटा दें या कुछ नए पद जोड़ दें, कुछ नए पद जोड़ दें या कुछ पदों को हटा दें। मान लीजिए आपने पहले 3 पद हटा दिए या पहले 4 पद हटा दिए या पहले 20 पद हटा दिए, 100 पद हटा दिए, अनंत मत हटाना, अनंत पद मत हटाना, श्रेणी खत्म हो जाएगी। आप 5, 10, 15 फाइनाइट पद, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आप इसमें से हटा दो, परिमित पद हटा दो, 50, 100, 200। ये हटाने के बाद आपकी श्रेणी की प्रकृति चेंज नहीं होगी। अगर वो अभिसारी है तो अभिसारी ही बनी रहेगी। नए पदों को जोड़ने पर या नए पदों को हटाने पर उसकी प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आता। अभिसारी हमेशा अभिसारी रहती है, अपसारी हमेशा अपसारी रहती है, दोलनी हमेशा दोलनी रहती है। तो फिर बोला पदों को जोड़ने घटाने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो प्रकृति नहीं बदलेगी। जैसे अगर मैं मोटा हो गया या पतला हो गया तो मैं वही रहूंगा, मैं अमित हूं, अमित ही रहूंगा। अगर मेरा 2 किलो 5 किलो वजन बढ़ जाता है या मेरा 2 किलो 5 किलो वजन कम हो जाता है तो क्या मेरी प्रकृति चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। सेम वही बात ये कह रहा है कि श्रेणी की, अच्छा जोड़ बदल जाएगा, हाँ वजन बदल जाएगा, वजन जो भी है उसमें 2 किलो बढ़ गया या घट गया तो 2 किलो कम हो गया, जोड़ बदल जाएगा। सपोज जोड़ 6 आ रहा था और कुछ पद कम करने की वजह से जोड़ कम हो जाएगा, जोड़ कम हो जाएगा। बात है अभिसारी की, अभिसारी तो रहेगा ना। तो बस यही है कि जो जोड़ है वो बदल जाएगा, लेकिन जो प्रकृति है कि भाई जोड़ हो रहा है तो वो होता रहेगा, नहीं हो रहा है तो वो नहीं होता रहेगा। और 2 जोड़ आ रहे हैं तो 2 जोड़ आते रहेंगे, नए 2 जोड़ आते रहेंगे। यानी जो प्रकृति है मूल है वो वैसी की वैसी बनी रहेगी, नहीं बदलेगी। ये बड़ी मेन थ्योरम है। अच्छा आगे आते हैं। अगर 2 सीरीज कन्वर्जेंट है, एन कन्वर्जेंट है, बी एन कन्वर्जेंट है, एन ए पे कन्वर्ज कर रही है और बी एन बी पे कन्वर्ज कर रही है, हमेशा सीरीज के साथ आपको ये सिग्मा का चिन्ह जरूर दिखेगा। इस चिन्ह को देखते ही समझ जाना कि ये सीरीज चल रहा है, ये सीरीज चल रहा है, ना कि सीक्वेंस चल रहा है। बस सिग्मा को देख के पहचान जाओ, ठीक है। सब में देखो सिग्मा ही सिग्मा, सिग्मा ही सिग्मा, भरपूर सिग्मा मिलेगा आपको, ठीक है। आ जाओ, ये 1 2 3। अब ये कह रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस, कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसको किसी से गुणा कर दो तो भी वो कन्वर्जेंट ही रहती है। मान लो आपने किसी सीरीज को 5 से गुणा कर दिया तो भी वो कन्वर्जेंट रहेगी। 2 कन्वर्जेंट सीरीज की जोड़ भी कन्वर्जेंट होता है, 2 कन्वर्जेंट सीरीज का अंतर भी कन्वर्जेंट होता है। 2 सीरीज अगर कन्वर्जेंट है, 2 सीरीज अगर अभिसारी है तो उनका गुणा, उनका जोड़ भी अभिसारी होता है, उनका अंतर भी अभिसारी होता है। अगर आपने उनको किसी निश्चित संख्या 5, 10, 15 से गुणा कर दिया तो भी अभिसारी होता है। और नई लिमिट क्या हो जाएगी? इसकी नई लिमिट हो जाएगी k गुणा ए, इसकी नई लिमिट हो जाएगी a प्लस बी, इसकी नई लिमिट हो जाएगी a माइनस बी। मतलब गुणा की गारंटी नहीं ले सकते। 2 सीक्वेंस की गुणा, 2 सीरीज की गुणा की गारंटी नहीं ले सकते, 2 सीरीज के भाग की भी गारंटी नहीं ले सकते कि अगर ये दोनों अभिसारी। देखो सीरीज में ही, सीक्वेंस में ये था, सीक्वेंस में अगर 2 सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उनका गुणा से बना सीक्वेंस और उनके भाग से बना सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट था। लेकिन सीरीज में ये गारंटी नहीं होती, सीरीज में गारंटी नहीं होती। अगर ए और बी 2 सीक्वेंस है और दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं तो उनकी गुणा कन्वर्ज करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उनका भाग भी अभिसारी होगा, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, जोड़ की और बाकी की गारंटी है, जोड़ और बाकी की गारंटी है। सीक्वेंस में सबकी गारंटी थी। सीक्वेंस में यह था कि अगर 2 सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उनका जोड़, उनका बाकी, उनका गुणा, उनका भाग सब कन्वर्जेंट है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, ठीक है। इन पे आ जाओ। अगर 2 सीक्वेंस अभिसारी है तो उनका जोड़ अभिसारी होगा। 2 सीरीज अभिसारी है तो जोड़ अभिसारी होगा। एक सीरीज अभिसारी है, दूसरी अपसारी है तो जोड़ अपसारी होगा। अगर एक अपसारी है, दूसरी अभिसारी है तो भी अपसारी होगा। लेकिन दोनों अगर अपसारी है तो गारंटी नहीं ले सकते कि जोड़ क्या होगा। वो अभिसारी भी हो सकता है, अपसारी भी हो सकता है, कांट से नहीं कह सकते। क्लियर है बात? नहीं, वो चीजें नहीं हो सकती कि ये वाला मोबाइल वर्जन कर दो और लैपटॉप वर्जन कर दो और ये नहीं। अब पीडीएफ ये जो बनती है, यही पीडीएफ आप लोगों को मिलती है। इसको अब आप लोग टेक्निकल चीजें आप जानते हो तो आप जाके नेट पे सर्च कर लोगे इनको कैसे चेंज करते हैं, है ना। ये फालतू चीजें किससे करी जाए यार, मोबाइल में आराम से खुलती है, हम भी खोलते हैं मोबाइल में, हम भी इनको मोबाइल में खोल के देखते हैं, बढ़िया से खुलती है, आराम से ठीक खुलती है। आप अगर पोर्ट्रेट करके मोबाइल, अब आप यूं खड़ा करके देखोगे और यूट्यूब वालों से कहोगे कि यार वीडियो आपका छोटा चलता है,
इतना बड़ा वीडियो बना के दो। तो जब यूट्यूब पे आप वीडियो चलाते हैं और खड़ा करते हैं मोबाइल को, तो इतना सा ही वीडियो बनता है। शॉर्ट्स इतना बनता है, शॉर्ट्स को ऐसे करोगे तो वो छोटा हो जाएगा। तो वो तो टेक्निकल चीजें हैं यार, कोई किसके साथ मैच करेगा, कोई किसके साथ मैच करेगा। मोबाइल को लैंडस्केप में रखो, देखो आराम से खुलती है ये, है ना। जो यहाँ खुल रही है, जो यहाँ खुल रही है वो मोबाइल में भी खुलती है, सेम यही मोबाइल में खुलती है। अब आप इसे कहोगे इसे ऐसे बना दो कि खड़े मोबाइल में खुले, तो फिर जब लेटाएंगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। फिर कोई मैसेज करेगा सर ऐसे बनाओ कि जिसमें अगर मोबाइल लेटाएं तो साफ दिख जाए। तो भैया एक तरफ ही पीडीएफ खड़ी हो सकती है। अब ये पेन है, इसको ऐसा खड़ा कर लो या ऐसा कर लो। ऐसे खड़े कर रहे हैं तो कोई कह रहे हैं सर ऐसे वाला लाओ, और ऐसे लाएंगे तो कहेंगे सर ऐसे वाला लाओ। वो होगा एक में ही। तो ज्यादा इन चीजों पे फोकस ना करिए, है ना। शिकायतें तो एक टाइम कोई ना कोई तो बनी ही रहेगी, एक का दुख तो रहेगा ही रहेगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स क्या होती है? ऐसी सीरीज जिसके सारे पद प्लस के हों, जिसके सारे पद प्लस के हों, सबके सब पद अगर सारे पद प्लस के हों तो ऐसी सीरीज को धनात्मक पदों वाली श्रेणी कहते हैं। धनात्मक पदों वाली श्रेणी, धनात्मक पदों वाली श्रेणी जिसके सारे पद A1 प्लस का, A2 प्लस का, A3 प्लस का, A4 प्लस का, A5 प्लस का, सब प्लस के। अब सब प्लस के होने का क्या फायदा होता है? अगर सारे पद प्लस के होंगे, सारे पद प्लस के होंगे तो मतलब जुड़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब बढ़ने के बाद या तो वो एक नंबर पे पहुंच जाएगा या फिर वो अनंत पहुंच जाएगा, मतलब उधर ही मिलेगा भैया, मिलेगा उधर ही। सोचो अगर सब प्लस है, सब कुछ प्लस है, तो पीछे क्यों आएगा? अगर किसी के जीवन में खाली तरक्की तरक्की हो तो पीछे कैसे आएगा बंदा? वो तो आगे आगे जाएगा ना, आगे आगे जाएगा। अब आगे आगे हो सकता है किसी नंबर पे ठहर जाए या हो सकता है अनंत पहुंच जाए। तो ये होता है पॉजिटिव टर्म की जो सीरीज होती है, उसमें दो ही संभावना होती है, दोलनी नहीं हो सकता। क्योंकि दोलनी होने के लिए आगे पीछे, आगे पीछे, और पीछे कौन करता है? माइनस। प्लस आगे करता है तो माइनस पीछे करता है। अगर सारे ही प्लस होंगे तो पीछे कोई करेगा नहीं, पीछे कोई करेगा नहीं तो आप में अप डाउन नहीं होंगे, अप डाउन नहीं होंगे तो दोलनी नहीं होगा। तो अगर कोई सीरीज पॉजिटिव टर्म्स की है, अगर कोई सीरीज पॉजिटिव टर्म्स की है तो उसमें दो ही संभावनाएं, दोलनी खत्म, दोलनी खत्म, अभिसारी और अपसारी। या तो अभिसारी है या अपसारी है, दोलन का झंझट ही खत्म। ये हमारी थ्योरम कहती है, ये हमारी थ्योरम कहती है अगर कोई श्रेणी पॉजिटिव टर्म्स की है तो या तो वो अभिसारी होगी या वो अपसारी होगी, दोलनी का कोई झंझट नहीं। और अगर अपसारी भी है तो वो भी प्लस अनंत पे ही जाएगी, ना कि माइनस अनंत पे, क्योंकि माइनस अनंत पे जा ही नहीं सकती, क्योंकि उधर ही जाएगी वो राइट साइड में जाएगी। राइट साइड में या तो कोई नंबर पकड़ लेगी या फिर सारे नंबर पार करते हुए अनंत पहुंच जाएगी। बस दो ही रास्ते हैं। अब दोलनी का झंझट ही खत्म, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज में दोलनी का झंझट ही खत्म। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सवाल ये बनता है, अभी जैसे मैंने कहा कि जुड़ता जा रहा है, किसी नंबर पे पहुंचेगा या अनंत पे पहुंचेगा, इसका पता कैसे चलेगा? आप जोड़ते तो जा ही रहे हो, आप जोड़ते जा रहे हो, जोड़ते जा रहे हो, जोड़ते जा रहे हो, तो वो जोड़ करते करते वो एक नंबर पे पहुंचेगा या अनंत पे पहुंचेगा, इसका पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए आते हैं टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल आता है कोशी का। कोशी कहता है कि ये सारा चक्कर पूंछ का है, जो लास्ट वाले पद है ना उनका ही सारा खेल है। ये लास्ट वाले पद जो है अगर ये सार्थक हैं तब तो ये जोड़ को बढ़ाते बढ़ाते अनंत पे ले जाएंगे। और ये जो लास्ट वाली पूंछ है, जैसे हाथी होता है ना या कोई भी जानवर होता है, उसकी पूंछ को देखो, पूंछ में ही दम है। ये जो पूंछ है अगर ये सिग्निफिकेंट है, सार्थक है, तब तो जोड़ अनंत पे जाएगा। और ये पूंछ है सिर्फ दिखने वाली है, जैसे हाथी में सिर्फ पूंछ दिखने की होती है, बाकी तो हाथी में क्या है, बाकी मोटा मोटी तो हाथी होता है सारा, पूंछ तो खाली नाम मात्र है। तो यही होता है, अभी सारी सीक्वेंस हाथी की तरह होते हैं, उनमें पूंछ दिखती तो है लेकिन वो सार्थक नहीं होती। ये कोशी का जनरल प्रिंसिपल कहलाता है कि भैया पूंछ में है, देखो सारा खेल पूंछ का है। वो जो लास्ट वाले पद है ना उनको देखो, अगर वो सार्थक नहीं है, मतलब छोटे छोटे एकदम नगण्य पद है, अगर वो नगण्य है तो सीरीज किसी जोड़ पे पहुंच जाएगी। अगर वो नगण्य नहीं है, उनमें दम है, पूंछ में दम है, जैसे लंगूर है, लंगूर की पूंछ में दम होता है, वो नाचता ही है।
तो ये पूंछ है ना, इसको पकड़ो, अगर पूंछ में दम है तो अनंत आएगा, पूंछ कमजोर है तो अभिसारी होगा। समझ रहे? ये देखो, यही कोशी ने अपने जनरल प्रिंसिपल में कहा है, वे सारा खेल पूंछ का है, इसे टेल भी कहते हैं। टेल में सारा दम है। जो आखिर के पद है उनको देखो, क्या उनका जोड़ बहुत कम आ रहा है? अगर उनका जोड़ बहुत कम आ रहा है, वो लास्ट वाले पद अगर बहुत छोटे हैं, अगर लास्ट वाले पद बहुत छोटे हैं, नगण्य है, तो समझ जाओ ये एक जोड़ पे पहुंचेगा, ये एक नंबर बनाएगा। और अगर पूंछ में दम है लंगूर की तरह, तो फिर ये तो छलांगे मारता मारता अनंत तक जाएगा, ये छलांगे मारेगा। ये कोशी का जनरल प्रिंसिपल कहलाता है। तो सिंपल बात है, आराम से समझ सकते हो कि भाई नंबर पे पूंछ खत्म हो जाएगी तो नंबर पे पहुंच जाओगे, पूंछ खत्म नहीं होगी तो अनंत पे पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं टेस्टों के ऊपर। बहुत सारे टेस्ट हैं। अच्छा, टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? पहले फटाफट एक छोटा सा टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? टेस्ट की जरूरत इसलिए पड़ी कि अनंत श्रेणी का जोड़ करना संभव नहीं है। अनंत श्रेणी का जोड़ करना संभव नहीं है। अनंत तक है भैया, कहां तक जोड़ करोगे? अनंत श्रेणी है, कब तक जोड़ोगे? कौन सा कैलकुलेटर है ऐसा जो अनंत तक जोड़ सकता है? जवाब है नहीं। कोई सुपर कंप्यूटर जो अनंत तक जोड़ सकता है? नहीं। तो जब कोई नहीं जोड़ सकता तो फिर क्या करें? तो जोड़ के तो पता कर नहीं सकते कि अभिसारी है या अपसारी है। जोड़ करके तो पता कर नहीं सकते, तो फिर कुछ और करना होगा, तो कुछ और ही कर रहे हैं बस। इन्हीं का नाम टेस्ट है। टेस्ट की जरूरत पड़ी क्योंकि जोड़ संभव नहीं है। अनंत श्रेणी को हर बार नहीं जोड़ा जा सकता, कई बार तो जोड़ा जा सकता है, कई बार तो जोड़ा जा सकता है। जोड़ा ही है हमने, ये देखो ये रहा, ये गुणोत्तर श्रेणी थी, और गुणोत्तर श्रेणी में हमें जोड़ करना आता है। गुणोत्तर श्रेणी के केस में हमें जोड़ करना आता है। तो हर चीज गुणोत्तर श्रेणी हो ये भी तो जरूरी नहीं है ना, हर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी हो ये भी तो जरूरी नहीं है भाई। अनंत श्रेणी के मामले में हमें एक ही श्रेणी जोड़नी आती है, वो है गुणोत्तर श्रेणी, उसे जोड़ना आता है। उसका एक फॉर्मूला है A/1 - R। अगर गुणोत्तर श्रेणी ना हुई तो भले हाथ पे हाथ धर के बैठे रह जाएंगे, बस वही बात है। तो हाथ पे हाथ नहीं रखना है, इसके लिए हमने क्या किया, कई सारे टेस्ट डेवलप किए। अब ये कोई भी टेस्ट आपसे जोड़ नहीं करवाएंगे, बिना जोड़ कराए ही बता देंगे, बिना जोड़ करवाए ही बता देंगे कि इसका जोड़ होगा या नहीं होगा। तो ये पूरे टेस्टों की लिस्ट है। टेस्टों के नाम सुन लीजिए। सबसे पहला होता है एनवा पद परीक्षण, या जिसको लास्ट टर्म टेस्ट कहते हैं, आखिरी पद परीक्षण। कंपैरिजन टेस्ट, जिसको आप तुलना परीक्षण कहते हैं। फिर होता है पी टेस्ट, या जिसे हाइपर हार्मोनिक या पी टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये होता है रेशियो टेस्ट, जिसे अनुपात परीक्षण कहते हैं। डीएलम्बर्ट टेस्ट, राबे टेस्ट, गॉस टेस्ट, लॉगरिथम टेस्ट, कोशिका एनवा मूल परीक्षण और कोशिका संगणन परीक्षण। भयंकर टेस्ट है, और भी 2-4 है, फालतू इतनी सारी लिस्ट बनानी नहीं है ना। मोटा मोटी टेस्टों के बारे में बात करते हैं। देखिए 2-3 टेस्ट है, ऊपर वाले वो पकड़ लो। इससे बड़े वाले ये जो नीचे वाले टेस्ट है, ये जो है बीच वाले, जैसे राबे टेस्ट है, राबे टेस्ट लगा के किसी का भला नहीं हुआ। राबे टेस्ट लगा के किसी का भला नहीं हुआ, क्योंकि राबे टेस्ट लगाने के बाद में सवाल आराम से आपका 2-2.5 मिनट 3 मिनट पे चला जाता है। तो फिर राबे टेस्ट खाली सुनने के लिए अच्छा है, लगाने के लिए बेकार है। एक और टेस्ट आता है जिसको डी मॉर्गन कहते हैं। डी मॉर्गन टेस्ट इतना लंबा है कि अगर उसे लगाते हैं तो 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। तो उस टेस्ट को लगाने के बाद आपको रिग्रेट ही होगा कि क्यों लगाया। ये फालतू के टेस्ट है, तो इनको काउंट करना। कोई लोगरिथम टेस्ट हो गया, गॉस टेस्ट हो गया, ये सिर्फ नाम के टेस्ट है। इनकी थ्योरी पढ़ लो, बात खत्म। बाकी लगाना और करना, मैंने कहा पेपर में सवाल बिल्कुल आ सकता है, लेकिन आ सकता है, आप थोड़ी बंधे हुए हो। पेपर वाला तो डाल सकता है, आप नहीं बंधे हुए। अच्छा, अगर हम कर लें तो रिग्रेट ही होगा, करने के बाद रिग्रेट ही होगा कि ऐसा सवाल क्यों किया। तो बेहतर है इनसे दूर रहिए। खाली मोटा मोटा जो बड़े बड़े टेस्ट है, जो अच्छे काम के हैं और जो जल्दी आंसर देते हैं, वो वाले टेस्ट पे गौर करो, और बाकी थ्योरी पे फोकस करो बस। इससे ज्यादा बड़े बड़े सवालों पे हाथ मत डालिएगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले आते हैं लास्ट टर्म टेस्ट। ये अच्छा टेस्ट है, छोटा टेस्ट है, जल्दी से उत्तर दे देता है, अगर काम करता है तो। अगर काम करता है तो, है ना। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ये लास्ट टेस्ट क्या है, आप अपनी श्रेणी का अंतिम व पद निकालो। अंतिम व मतलब अनंतवा। आप अपनी श्रेणी का अंतिम व पद निकालो। अगर अंतिम व पद 0 नहीं आता है तो आपकी श्रेणी अपसारी है। अच्छा, 0 आ गया तो टेस्ट फेल। 0 आ गया तो ये टेस्ट बेकार हो गया, दूसरा टेस्ट कराओ। 0 आ गया तो टेस्ट फेल, 0 नहीं आया तो काम कर गया, 0 आ गया तो टेस्ट फेल।
अगर 0 आ गया टेस्ट फेल। टेस्ट फेल का मतलब ये अब बता नहीं सकता कि श्रेणी कैसी है, दूसरे टेस्ट को फॉलो करिए, नए टेस्टों पे जाइए। लेकिन 0 नहीं आया मतलब काम कर गया और श्रेणी क्या होगी, अपसारी होगी। ऐसे ही कंपैरिजन टेस्ट बताता है, ये थ्योरी है कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि अगर कोई श्रेणी अभिसारी है, अगर कोई अभिसारी है, अभिसारी श्रेणी से छोटी श्रेणी अभिसारी होती है, अभिसारी श्रेणी से छोटी श्रेणी, अभिसारी श्रेणी से छोटी श्रेणी अभिसारी होती है। बड़ी क्या होती है नहीं पता। अगर कोई श्रेणी अभिसारी है तो उससे छोटी श्रेणी अभिसारी होगी, छोटी श्रेणी अभिसारी होगी। अगर कोई श्रेणी अभिसारी है तो उससे जो छोटी श्रेणी होगी वो अभिसारी होगी। बड़ी श्रेणी का नहीं पता, बड़ी का नहीं पता, बड़ी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ऐसे ही अगर कोई श्रेणी अपसारी है, अपसारी श्रेणी से बड़ी श्रेणी, कोई श्रेणी अपसारी है तो उससे बड़ी जितनी भी श्रेणियां होंगी वो सब अपसारी होंगी। छोटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। छोटी का नहीं पता, छोटी के बारे में कुछ नहीं बता सकते, छोटी के बारे में कुछ नहीं बता सकते। ये कंपैरिजन टेस्ट है, बस इतना ही है कंपैरिजन टेस्ट के भैया कोई श्रेणी है, अभिसारी है, अगर अभिसारी है तो अभिसारी से छोटी सब अभिसारी होती है और अपसारी से बड़ी सब अपसारी होती है, अपसारी से बड़ी सब अपसारी होती है और अभिसारी से छोटी सब अभिसारी होती है। बस ये कंपैरिजन टेस्ट, 7 सिंपल बातों में इतना सही है। अब आता है पी टेस्ट। पी टेस्ट ये हमारे लिए उपयोगी टेस्ट है ये, लेकिन डायरेक्टली ये पी टेस्ट कहीं काम नहीं आता, रेशियो टेस्ट के साथ मिश्रण करके काम आता है। जो अनुपात परीक्षण है उसके साथ मिला के काम आता है, इंडिविजुअली ये काम नहीं आता, मतलब अकेले में ये काम नहीं आता, खुद से नहीं है। जैसे सैफ अली खान है ना, एज ए हीरो काम नहीं करता, सपोर्टिंग एक्टर किसी मूवी में किसी के साथ आ गया तो अच्छी एक्टिंग हो जाती है, अच्छी फिल्म बन जाती है ना। सिंगल हैंडेडली कोई मूवी उसकी जहां पे वो खुद ही एकमात्र स्टार हो, अकेला हो और मूवी चलाए, मतलब कई स्टार ऐसे होते हैं, मतलब अकेले मूवी नहीं चलती उनसे, उनकी मूवी के साथ एक स्टार और होता है, तो ये वैसा ही है, ये सपोर्टिंग एक्टर है। ये जो पी टेस्ट है ये सपोर्टिंग एक्टर है, किसी के साथ मिक्स करके चलाओगे तो बढ़िया करेगा, अकेले चलाओगे तो मूवी फ्लॉप होगी। तो रेशियो टेस्ट पे आ जाते हैं। रेशियो टेस्ट अनुपात परीक्षण होता है, कैसे करेंगे अभी एक एक करके एक एक टेस्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मिलो, सबसे पहले एक एक टेस्ट के ऊपर आते हैं और नंबर 1 जिसको कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी परीक्षण। सबसे पहला होता है ज्योमेट्रिक सीरीज गुणोत्तर श्रेणी परीक्षण। अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी है, अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी है जैसे a प्लस ए आर स्क्वायर, अगर गुणोत्तर श्रेणी है तो जो सार्वनुपात है, जो r है, जो कॉमन रेशियो है, अगर उसका मान 1 से छोटा है तो श्रेणी अभिसारी होगी, अगर 1 से बड़ा है तो अपसारी होगी, r का मान -1 है तो दोलनी होगी, r का मान अगर -1 से छोटा है तो भी दोलनी होगी, लेकिन अनंत दोलनी होगी, परिमित दोलनी है, अनंत दोलनी है। ये है थ्योरी का सवाल, ये थ्योरी का सवाल है कि कब कब दोलनी होगी, दोलनी में से भी परिमित दोलनी कब होगी, अपरिमित दोलनी कब होगी, अपसारी कब होगी और अभिसारी कब होगी। अगर मोड आर का मान, मोड आर लेस देन 1 हो, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 से लेकर +1। अगर आर का मान -1 और +1 के बीच में है तो ये अभिसारी होगी। आर का मान अगर 1 से 1 या 1 से आगे है तो अपसारी होगी। आर का मान -1 है तो दोलनी होगी, लेकिन दोलनी में भी परिमित दोलनी है। अगर आर का मान -1 से छोटा है तो अनंत दोलनी होगी। ठीक है।
आगे आते हैं, ये हो गया। इसके बाद में आता है रेशियो टेस्ट, अनुपात परीक्षण। अनुपात परीक्षण कहता है एक सीरीज तो आपका सवाल है वो ले लो, एक तो जो आपका सवाल है वो ले लो, उसका nवां पद ले लो, एक आपकी जानकार सीरीज ले लो। जानकार सीरीज मतलब जिसको आप जानते हैं, तो हम तो खाली एक ही श्रेणी को जानते हैं अभी तक, तो हम एक ही श्रेणी को जानते हैं, वो है हाइपर हार्मोनिक सीरीज। इसको हम जानते हैं, कैसे जानते हैं? हम जानते हैं कि अगर p का मान 1 से बड़ा है तो यह अभिसारी होती है, अगर p का मान 1 से छोटा या बराबर है तो यह अपसारी होता है। ये हमारी जानकार सीरीज है जिसको हम जानते हैं, इसको हम अच्छे से जानते हैं कब ये अभिसारी होती है और कब ये अपसारी होती है। तो एक तो जानकार सीरीज ले लो, एक अज्ञात सीरीज ले लो। एक जानकार ले लो, एक अज्ञात ले लो, दोनों का भाग दे दो। अज्ञात ऊपर ले लो, ज्ञात नीचे ले लो, ज्ञात ऊपर ले लो, अज्ञात नीचे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये मत टेंशन हो कौन सा ले। ये ले लिया। उसके बाद में p का मान सोच समझ के रखिएगा। p का मान आपको ऐसा रखना है कि un बटा vn का अनुपात एक नॉन जीरो रियल नंबर आए, ऐसा नंबर आए जो ना तो जीरो हो ना अनंत हो। रियल नंबर है, रियल नंबर में अनंत नहीं आते। नॉन जीरो रियल नंबर का है मतलब जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो p का मान ऐसे सोच समझ के रखिएगा कि l का मान ना तो जीरो आए, ना तो l का मान जीरो आए और ना ही अनंत आए, दोनों ही नहीं आए। बस तब जो भी p का मान आए उस p के मान के आधार पे चेक कर लो कि अभिसारी है या अपसारी है, तो आपको अपनी श्रेणी का पता चल जाएगा। ये रेशियो टेस्ट है, सिंपल टेस्ट है, लेकिन काम करेगा तब है, हो सकता है सवाल पे काम ही ना करे। इन सबके साथ यही बीमारी है, काम करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो सिंपल है, यूएन बटा वीएन। यूएन तो आपका जो सवाल है वो ले लो, वीएन 1/n की पावर p ले लो, दोनों का अनुपात निकालो। p का मान सोच समझ के रखो, ऐसा मान रखो जिससे आपका अनुपात जो है वो जीरो या अनंत के अलावा कुछ भी आए, माइनस आए, प्लस आए, जीरो नहीं आए, अनंत नहीं आए, बस जीरो और अनंत नहीं आए, ये दो चीजें नहीं आनी चाहिए, उसके अलावा चाहे कुछ भी आए वो p का मान सही है। हर वो p का मान सही है जो जीरो या अनंत के अलावा कुछ भी आंसर दे लाता है। फिर वो p का मान जो भी हो उसको चेक कर लो। अब आप सोचोगे p के कई मान आएंगे, नहीं, p का एक ही मान आएगा, ट्राई कर लेना। ऐसी बेवकूफ थोड़ी गणित वाले टेस्ट बनाने वाले, टेस्ट बनाए तो सोच समझ के बनाए, तो p का मान आएगा ही नहीं। और या फिर p का मान आएगा तो इकलौता आएगा, इकलौता मजाल है, थोड़ा बहुत भी कम ज्यादा कर लो उसको, एग्जैक्टली सेम एक ही मान आएगा, आएगा तो एक ही आएगा। वो जो p का मान आए वो फिर यहां रख के पता कर लो क्या आया, एक से बड़ा आया, एक से छोटा आया, जो भी आया उसके हिसाब से अभिसारी अपसारी का पता चल जाएगा। ठीक है, आ जाओ। अब अभिसरण की आवश्यक और पर्याप्त शर्त, ये थ्योरी का सवाल हो गया। आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त, अभी मैंने आपको बताया था कि आवश्यक और पर्याप्त शर्त क्या होती है। यहां पे कि भाई सोच के देखो, कोई श्रेणी अभिसारी कब होती होगी, कोई श्रेणी अभिसारी कब होती होगी, कोई श्रेणी अभिसारी कब होती होगी? तो वही वाली पूंछ वाली बात, पूंछ वाली बात है ना, पूंछ धीरे 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 सेटल होती जाएगी। यानी आपने एक पद का जोड़ किया, उसका नाम हो गया S1, फिर दो पदों को जोड़ा, उसका नाम हो गया S2, S का मतलब सम, और दो पदों का जोड़ S2, फिर आपने S3 निकाला, A1 प्लस A2 प्लस A3, फिर आपने चार पदों को जोड़ा, S4 बन गया। इस तरीके से आप जोड़ते गए और आप S3 S4 S5 ये बनाते गए। तो एक पदों का जोड़ आ गया S1, दो पदों का जोड़ आ गया S2, तीन पदों का जोड़ आ गया S3, चार पदों का जोड़ आ गया S4, पांच पदों का जोड़ आ गया S5 डैश डैश। अब आपका एक सीक्वेंस बन गया, मतलब सीरीज में सीक्वेंस। हाँ, इसे कहते हैं आंशिक योग का अनुक्रम, आंशिक योग का अनुक्रम। हाँ, माइनस भी चलेगा, बिल्कुल यहाँ माइनस भी चलेगा, बस दो ही बंदे नहीं चलेंगे, जीरो माइनस आएगा ही नहीं यार। पहली बात तो माइनस क्यों नहीं आएगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस है, तो प्लस बट्टा प्लस, प्लस बट्टा प्लस, प्लस ही बनाएगा, तो माइनस चिंता ही मत करो, माइनस आएगा कहां से। हम धनात्मक पदों की श्रेणियां पढ़ रहे हैं, तो ऊपर प्लस यूएन प्लस वीएन प्लस प्लस बट्टा प्लस प्लस, माइनस की चिंता है ही नहीं, माइनस आएगा ही नहीं। वापस यहाँ जाओ, तो ये हो गया एक पद का जोड़, दो पदों का जोड़, तीन पदों का जोड़, चार पदों का जोड़। इस तरीके से हमें एक जोड़ का सीक्वेंस मिल गया। ये जो जोड़ का सीक्वेंस है ये अभिसारी होना चाहिए।
जिसे हम कहते हैं आंशिक योग या पार्शियल सम। जो पार्शियल सम है, जो आंशिक योग है, वो अभिसारी होना चाहिए। आंशिक योग अभिसारी होना चाहिए। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ये होती है कि जो जोड़ का सीक्वेंस हो, जिसे पार्शियल सम या आंशिक योग का सीक्वेंस कहते हैं, वो कन्वर्ज करना चाहिए या बाउंड होना चाहिए, बंद होना चाहिए कि भैया यहां तक ही जाएगा बस। ये नहीं कि चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है, बंद जाना चाहिए कि भैया 5 आएगा, 7 आएगा, 15 आएगा। अगर जोड़ रुक गया तो समझ लो कन्वर्ज हो गया। अब जैसे कि हमने पी टेस्ट की बात की थी, पी टेस्ट इस सीरीज को हाइपर हार्मोनिक सीरीज कहते हैं। इसको 1/1 की पावर पी प्लस 1/2 की पावर पी प्लस 1/3 की पावर पी, और बंद करके लिखे तो उसको ऐसे लिखते हैं, सिग्मा 1/n की पावर पी। ये जो सीरीज है, इस टेस्ट को पी टेस्ट के नाम से भी, क्योंकि पी इसमें यूज हुआ, तो पी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। पी का मान अगर 1 से बड़ा हुआ कन्वर्ज, पी का मान 1 से छोटा हुआ तो फिर डाइवर्ज। एग्जाम्पल के लिए ये छोटे छोटे टेस्ट बहुत काम के बस, और इनमें खाली याद ही रखना पड़ता है, और कुछ तो करना ही नहीं है। अगर मैं पूछूं पी बरा 1/√n है, ये सीरीज अभिसारी है कि अपसारी है? 1/√n ये अभिसारी है कि अपसारी है? ये अभिसारी है कि अपसारी है? तो यहां पे आप पी का मान निकालेंगे, क्योंकि ये सीरीज इस सीरीज से मिक्स मैच हो रही है। तो पी का मान कितना हुआ? पी का मान हुआ 1/2। 1/2 हुआ। 1/2 किस में आता है? 1 से छोटे में आता है। 1 से छोटे में आता है, और 1 से छोटा हो तो श्रेणी क्या होती है? अपसारी। तो ये श्रेणी अपसारी है। इस तरीके से ये टेस्ट लगाया जाता है। तो मैंने पहले कहा कि सीधा तो ये टेस्ट नहीं आएगा, है ना, सीधा टेस्ट आने के चांसेस तो कम ही रहते हैं इसके, बस क्योंकि लगाना इतना आसान होता है कि इतना आसान सवाल जब कोई पेपर बहुत इजी बनाएगा, बहुत ज्यादा इजी बनाएगा, तो फिर ऐसी बात आएगी, वरना इतना इजी पेपर क्यों बनाएगा, है ना, इतना तो क्यों बनाएगा, खाली पी का मान पता कर लो। लेकिन वैसे बना तो सकता है, क्योंकि कंपैरिजन करना ही नहीं आएगा तो काम चल ही जाएगा। अगला, ये कंपैरिजन टेस्ट मैंने बता ही चुका कि अगर कोई सीरीज अभिसारी है तो उससे छोटी हर सीरीज अभिसारी होती है। अगर कोई बड़ी सीरीज अभिसारी है तो उसकी छोटी सीरीज अभिसारी ही होती है। अगर कोई सीरीज अपसारी है तो उससे बड़ी सीरीज अपसारी होती है। ठीक है, चलो आगे आते हैं डी-एलम्बर्ट टेस्ट के ऊपर। अब ये है बड़े बड़े टेस्ट, डी-एलम्बर्ट टेस्ट, बड़ा बड़ा टेस्ट, और इससे मिलते जुलते इसके भाई और डी-एलम्बर्ट, फिर राबे, फिर लॉगरिथम। बस इनकी खाली थ्योरी याद कर लो, थ्योरी में ही अच्छे लगते हैं। बाकी सवाल के तौर पे अगर पेपर में आते भी हैं तो भी इनको करना महंगा ही पड़ेगा, है ना, इनको करना महंगा ही पड़ेगा। पेपर में आ गए तो बिल्कुल आ गए, बिल्कुल आ सकते हैं। आएंगे तो इनको करके आपको फायदा ही नहीं होगा, बल्कि करके नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इनका एनवा पद निकालना, फिर अनुपात निकालना, फिर लिमिट रखना, ये सब कुछ करने के लिए एक तो अच्छी खासी जगह चाहिए, पर्याप्त जगह चाहिए, वो नहीं है आपके पास। दूसरा, पर्याप्त समय चाहिए, वो भी नहीं है आपके पास। ना तो जगह पर्याप्त है, ना समय पर्याप्त है। तो कहने का मतलब ये सवाल अगर पेपर में आता भी है तो भी करने लायक नहीं होगा, दोनों ही केस में, क्योंकि दोनों चीजें चाहिए। अभी एक सवाल करके दिखा दूंगा जिससे आपको खुद पता चल जाए। वैसे किया हुआ है तो आपको पता होगा, नहीं किया हुआ तो भी देख लेना। तो ये किसी हाल में सौदे का, काम का सौदा नहीं है, बेहतर है इससे दूर रहें। थ्योरी थ्योरी इसकी जान लो। थ्योरी है कि जो आपका सीक्वेंस है उसका आप an और an+1वां पद ले लो, nवां पद और n+1वां पद ले लो, उनका अनुपात ले लो, उनकी लिमिट निकाल लो। उनकी लिमिट जो भी आए उसको L नाम दे दो। अगर ये L 1 से बड़ा आता है तो अभिसारी, 1 से छोटा आता है तो अपसारी, अनंत भी आता है तो भी अभिसारी, क्योंकि अनंत 1 से बड़ा हो गया ना, तो अनंत वाला भी इसमें कवर होता है। हाँ, अगर L बराबर 1 आया तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा, यानी कोई दूसरा टेस्ट लगाइए, ये टेस्ट काम नहीं कर रहा है, ये टेस्ट फेल हो गया। ठीक है, ये टेस्ट फेल हो गया। ऐसे ही राबे टेस्ट है, राबे टेस्ट एक कदम आगे चलता है और कैलकुलेशन करवाता है, क्योंकि यहां तो ये फेल हो रहा है,
इसका मतलब राबे को फिर थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, तो राबे और आगे चला गया। राबे वाले में देखोगे तो जो डी लंबट वाला है वो तो उसमें है ही है, ये देखो an बट्टा n+1, ये तो उसमें है ही है, an बटा an+1 तो उसमें है ही है, उसके साथ में -1 भी है। an बटा an+1 दो, फिर a घटाओ, फिर बाहर n से और गुणा करो और फिर लिमिट निकालो, तो राबे एक कदम आगे जाएगा, वो जाना ही जाना है। मैंने कहा हर टेस्ट क्या करेगा, डी लंबट इतना तो डी लंबट नहीं कर दिया और डी लंबट यहाँ पे फेल हुआ है, इसका मतलब और आगे चलो, और आगे चलो, तो राबे ने एक कदम और आगे ले लिया। an बटा an+1 -1, फिर n से गुणा करो, फिर लिमिट निकालो। अब लिमिट निकालो, वैसे यहाँ पे वही होगा, l का मान 1 से बड़ा आया अभी सारी, l का मान 1 से छोटा आया अब सारी, l बराबर 1 आया टेस्ट फेल। अब याद रखिएगा l भी अलग अलग है इसके, इसका फॉर्मूला l का अलग है, इसका फॉर्मूला अलग है, तो सोचो कि l का मान 1 आ गया, वहां पे भी 1 आ गया, यहाँ पे जब वहां 1 आएगा तो जरूरी नहीं यहाँ पे भी 1 आए, फॉर्मूला अलग है। देखो वहां का फॉर्मूला अलग है, यहाँ का फॉर्मूला अलग है, तो ये l अलग अलग है, सेम l नहीं है। जैसे ब्याज है, एक साधारण ब्याज होता है, वो साधारण ब्याज के फॉर्मूले से आता है, एक चक्रवर्ती ब्याज होता है, वो चक्रवर्ती से आता है, तो सेम थोड़ी आता है, फॉर्मूले अलग है तो ब्याज भी अलग अलग आएगा। तो l जो है इसका l अलग आएगा, इसका l अलग आएगा, नाम l दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि l एक ही है, उसका l अलग है, इसका l अलग तरीके से, फॉर्मूला अलग है तो अलग ही l आएगा। लोगरिथम ने क्या किया, लोगरिथम ने एक कदम और आगे बढ़ाया, इसने लोग लेना शुरू कर दिया, an बटा an+1 का लोग लो, फिर n से गुणा करो, पहले अनुपात लो, फिर लोग लो और फिर n से गुणा करो, फिर लिमिट निकालो। यहाँ पे भी वही कहानी है, l अगर 1 से बड़ा आया तो अभिसारी, 1 से छोटा आया तो अपसारी, 1 बराबर 1 आया तो टेस्ट फेल। ठीक है, ये हो गया। अब बढ़ते हैं उन टेस्टों पे, देखते हैं कैसे आपके टेस्ट इनके ऊपर लगते हैं, और आप इसकी कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन कितनी लंबी चली जाती है अगर सवाल लंबा हुआ तो। जैसे इसको देखो, सबसे पहले आपको nवां पद बनाना होता है, सबसे पहले आपको nवां पद बनाना होता है कि nवां पद कितना है। तो nवां पद बनाने के लिए श्रेणी को देखो कैसे चल रही है, पहले पद को देखो, ये पहला पद है u1 नाम दे दिया, ये दूसरा पद है u2 नाम दे दिया, ये तीसरा पद है u3 नाम दे दिया, u1 u2 u3। अब इसे देख के पता लगाओ कि चौथा पद क्या आएगा, पांचवा क्या आएगा, छठा क्या आएगा, और उसके हिसाब से nवा कितना आएगा, nवा कितना आएगा। तो nवा आएगा फैक्टोरियल n बटा n की पावर n, अच्छा बटा 5 की पावर n, ये आपका nवा पद आ गया, फैक्टोरियल n बटा 5 की पावर n, ये आपका nवा पद आ गया। अब nवा पर लेके आपको डीएलएम्बर टेस्ट लगाना है, तो डीएलएम्बर टेस्ट के लिए लिमिट n टेंड्स टू अनंत, nवा पद और n+1वां पद, nवा पद और n+1वां पद, तो जो भी nवा पद है वो ऊपर लिखो, n+1वां पद नीचे लिखो, फैक्टोरियल n बटा 5 की पावर n बट्टे फैक्टोरियल n+1 5 की पावर n+1, ये पलट कर 5 की पावर n+1 ऊपर चला गया, नीचे फैक्टोरियल n+1 रह गया, 5 की पावर n कट गया, 5 बच गया, यहां से n+1 बाहर आ जाएगा, n का मान अनंत रख दो, 5 बट्टा अनंत प्लस 1, 5 बट्टा अनंत बराबर 0, ये 0 आ गया, l बराबर 0 आ गया, लिमिट 0 आई है। तो डी एलम्बट में अगर 0 आता है, 0 आता है मतलब 1 से छोटा आया, 1 से छोटा आना डी एलम्बट में अपसारी होता है, डी एलम्बट में अगर 1 से छोटा आता है तो वो अपसारी होता है।
तो ये हो गया कैलकुलेशन बड़ा चला गया, हो गया। ये थोड़ा सा दुखदायी हो जाता है क्योंकि कैलकुलेशन अब जगह चाहिए होती है, इतनी कैलकुलेशन को लिए तो जगह लाओ, समय लाओ, तो फिर लगता है यार सौदा महंगा है, सौदा महंगा है, छोड़ो, सिंपल वाली चीजों पे काम करो, ना कि इन चीजों के ऊपर। तो इसलिए हमें भी छोड़ने होते हैं, छोड़ने ही है। आप 150 कौन से करने वाले हो, 40-50 छोड़ोगे ना, तो कौन से 40-50 छोड़ोगे, बोला जिनमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी, कैलकुलेशन ज्यादा होगी। तो ये सिंपल, क्योंकि सवाल लिखने में टाइम लग रहा है अगले को, तो हमें करने में नहीं लगेगा क्या। फिर इसका एनवा पद बनाओ और फिर यूएन निकालो और फिर n+1 निकालो और फिर भाग दो और फिर लिमिट लगाओ और फिर कॉमन लो। भी तो कॉमन नहीं लेना पड़ा, अच्छी बात है, एक ही कॉमन लेना पड़ा, वरना तो कॉमन की भी लाइन लग जाती है, ये कॉमन लो और वो कॉमन लो और ये काटो, फिर वो फेल हो गया उसका डर, और ये भैया फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा तो उसके साथ वाला कोई टेस्ट लगाओ, फिर वो भी फेल हो गया तो कोई और लगाओ। तो इतने में इतना काम तो नहीं होगा, तू रहने दे, है ना। सोचो दो, अरे कौन से टेस्ट की गारंटी है, कोई टेस्ट की गारंटी नहीं है, कोई सा टेस्ट लगा लो वो फेल होगा, पूरे चांसेस है उसके फेल होने के। अब ये तो पास हो गया, बधाई हो, नहीं तो हो सकता है फेल हो जाता, पूरी मेहनत बेकार होगी, दूसरा टेस्ट लगाओ, दूसरे टेस्ट की भी कौन सी गारंटी है, वो फेल हो गया, तीसरा लगाओ। इतना टेस्ट लगाते रहेंगे तो कौन सी बीएससी का एग्जाम दे रहे हैं जो इतना इतना टाइम लाएंगे, टाइम कहाँ से लाएंगे, अच्छा टाइम लाएंगे, जगह कहाँ से लाएंगे, कागज कौन देगा अपने को ये। तो सही है कि जाने दो, है ना, जाने दो, इनका जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। और फिर भी आपकी कोई लड़ाई है तो पहले निपट लो इनसे, एक भर्ती इनके नाम से ही। अगर आपकी कोई लड़ाई है, कोई खानदानी बेर है, तो एक भर्ती इनके नाम से ही, अगली भर्ती तक आप समझदार हो जाओगे, अगली भर्ती तक समझदार हो जाओगे कि सवालों को छोड़ना ही एकमात्र सही उपाय है, ना कि उनसे लड़ना। आ जाओ कोशी टेस्ट से मिलाता हूं आपको, कोशी टेस्ट से मिलाता हूं, कोशी का एनवा परीक्षण, ये बड़ा कमाल का टेस्ट है, कोशी का एनवा मूल परीक्षण। अब ऐसे तो ये देखो, ये वाला एक टेस्ट है, ये टेस्ट कोई लगाने लायक है, इसमें ब्रैकेट देखो, इतने सारे लघुत्तम लेना, इतना कॉमन निकालना, ये ठीक है, एक बार हमारी मजबूरी है, हमें पढ़ाना पड़ता है क्योंकि कोर्स में है, हमारी मजबूरी है कि हमें कोर्स में, अभी कोर्स में नहीं पढ़ाएंगे तो कल कोई आके मैसेज करेगा सर वो डी मॉर्गन टेस्ट कब करवाओगे, तो हमारी दिक्कत है। लेकिन आपकी दिक्कत नहीं है कि आपको पढ़ना है, आपको कोई नहीं पूछने वाला। ये देखो इसकी शक्ल देखो, लगता है ये लगाने लायक है, कहीं से भी लगता है आपको ये लगाने लायक है। पहले an/n+1 लगाओ, बस ये ठीक है, इसके रिजल्ट याद कर लो, an/n+1 लगाओ, फिर उसमें से a घटाओ, फिर उसको n से गुणा करो, फिर a घटाओ, फिर log n से गुणा करो, फिर लिमिट निकालो, फिर जो उत्तर आए वो चेक करो क्या आया। सही है, तो कोई हमें कोई 10 नंबर थोड़ी दे रहा है यार, देगा तो उतने ही ना, क्यों आता बच्चे करेंगे। तो इसका नाम है डी मॉर्गन बार्टेंडर टेस्ट, कोई काम करें। अच्छा इसमें आता है गॉस टेस्ट, ये बीएससी का फेवरेट टेस्ट होता है, लेकिन इस टेस्ट को देखो, इस टेस्ट में कोई लिमिट नहीं रख सकते आप, विस्तार करना होता है। खाली बैठे होते तो कर देते, खाली बैठे होते तो कर देते, लेकिन इतने खाली तो कोई बैठा ही नहीं है, विस्तार करो, विस्तार करो और सॉल्व करो। फिर इतना विस्तार कहां से करेंगे, बस इसकी कंडीशंस याद कर लो कि भाई अभिसारी कब होता है, अपसारी कब होता है। अभी एक सवाल कर लेंगे जिससे आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूं उसका मतलब क्या है। अच्छा कोशी टेस्ट की बात कर रहे थे, कोशी रह जाएगा फिर, ये जो जल्दी निपटने वाले हैं इन टेस्ट की बात कर लेते हैं। कोशी कहाँ चला गया, ये रहा, आ जाओ कोशी भैया से मिलवाते हैं। ये बड़ा जबरदस्त टेस्ट है, ये टेस्ट सबसे ठीक है, ये परफेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये कुछ करवाता ही नहीं है, थोड़ा सा कहता है भैया जो आपका एनवा, कोई अनुपात नहीं कोई और नहीं, आपका एनवा पद लो और उसकी पावर 1/n कर दो बस, और लिमिट निकाल लो, बात खत्म, ये बात खत्म। आप an लो उसकी पावर 1/n कर दो, an लो उसकी पावर 1/n कर दो, बात खत्म। कोई अनुपात नहीं, कोई n+1वां पद नहीं, कोई और नहीं, बस जो भी आपकी सीरीज चल रही है उसका nवां पद लो और उसकी पावर 1/n कर दो और लिमिट निकाल लो, जो भी लिमिट आए उसका नाम l रख लो। इस टेस्ट में थोड़ा याद रखिएगा ये उल्टा चलता है, डी एलम्बट और सबसे ये उल्टा चलता है। अब अगर एक से छोटा आया तो अभिसारी होगा, देखो बाकी सारे टेस्ट एक तरफ, ये बंदा एक तरफ, ये उल्टा चलता है, ये उल्टा चलता है और ये उल्टा ही चलेगा, ये सीधा नहीं चल सकता, ये ऐसे चलता है। बाकी सारे टेस्ट एक से बड़े पर
अभिसारी थे, एक से छोटे पर अपसारी थे। ये बंदा एक से छोटे पर ये डिफरेंस है, इसी वजह से ये सवाल है ना, ये उलझाता है यहाँ पे। एक से छोटे पर अभिसारी है, बाकी सब एक से छोटे पर अपसारी थे। उल्टा चल रहा है ये, और ये सीधा चल भी नहीं सकता। तो कई किताब वाले क्या करते हैं, कई किताब वाले जैसे और किताबें जो है वो क्या करते हैं, इसको तो ठीक कर नहीं सकते, ये तो ऐसे ही चलेगा, कोशी भैया तो ऐसे ही चलेगा, तो जो बाकी डीए लंबट है और है उनको उल्टा कर देते हैं ताकि इसके साथ मैच हो जाए। इसके साथ मैच करने के लिए उन टेस्टों को उल्टा कर देते हैं। तो कई किताबों में ऐसे लिखा हुआ होता है, जो डीए लंबट का टेस्ट है उसको ऐसे लिखते हैं, an+1 ऊपर और an नीचे, an+1 ऊपर an नीचे, वो ऐसे लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं। उल्टा लिखने से क्या होता है, एल उल्ट जाता है, एल पलट जाता है तो छोटा बड़ा हो जाता है और बड़ा छोटा हो जाता है, तो ये कोशी के साथ मैच कर जाते हैं। फिर एक ही बात हो जाती है सबके लिए कि एक से छोटे पर अभिसारी, एक से बड़े पर अपसारी, क्योंकि मैंने कहा ये तो सीधा हो नहीं सकता, ये टेढ़ा है, टेढ़ा ही रहेगा। बाकी टेस्टों को क्या कर दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है, ताकि उनका जो an/an+1 है उसमें n+1 ऊपर an नीचे कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ताकि ये इस टेस्ट के साथ मैच कर जाए। अब आप देख लो आपको मैच करना है या नहीं करना, मत ही करना, वही चलने दो। बस याद रख लेना कि ये उल्टा चलता है, ये भैया उल्टा चलता है, ये एक से छोटे पर, हाँ यहाँ याद रख सकते हो एन भी उल्टा लटका हुआ है तो ये टेस्ट भी उल्टा चलता है। एक से छोटे पर अभिसारी, एक से बड़े पर अपसारी, और अनंत भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अनंत पे भी अपसारी ही होगा, क्योंकि एक से बड़ा है तो अपसारी होगा। ये कोशी का एनवा टेस्ट है, बहुत आसान और बहुत सिंपल टेस्ट है। क्यों, सीधा बस आपको क्या करना है, 1/n पावर लगानी है, सीधी 1/n पावर लगानी है, और आपको पता चल जाएगा कि अभिसारी है या अपसारी है। अच्छा, ये टेस्ट कहाँ उपयोगी है, ये कहाँ यूजफुल है, ये उन सवालों में यूजफुल है जिन सवालों में पावर n आती है, जिनका nवा पद में n पावर आती है। कोई भी सवाल है पावर n है, इस टाइप के जो भी सवाल है, इस टाइप के जो भी सवाल है जिनके ऊपर पावर n है, ऐसे सवालों के लिए कोशी का nth रूट परीक्षण सबसे परफेक्ट है, क्योंकि n पावर उनके पास आएगी, कोशी अपनी 1/n पावर देगा, n से n पावर कट जाएगी और आपका काम निपट जाएगा। ठीक है, देखो सवाल, जैसे ये ले लेते हैं पहले बीच वाला, ये इसका nवा पद हो गया, ये an हो गया। कोशी टेस्ट लगाना है तो बस ये करना है कि an की पावर 1/n कर दो, an की पावर 1/n कर दो, जो आपका an है उसकी पावर 1/n कर दो। जैसे 1/n पावर करोगे n से n कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/log n। अब n का मान अनंत रख दो, अनंत रखने पे log अनंत अनंत होता है, log अनंत अनंत होता है, ये 1/अनंत हो गया, ये 0 आ गया, 0 आ गया मतलब 1 से छोटा आ गया, 1 से छोटा आ गया मतलब अभिसारी है, 1 से छोटे पर अभिसारी होता है ना, हाँ ये 1 से छोटे पर अभिसारी होता है, तो ये अभिसारी हो गया। तो ये इस तरीके से फटाफट काम कर देता है। तो कितना, कोई भाग नहीं, कोई और नहीं, इस टेस्ट की सादगी बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल है। 1/n लगाया, n से n कटा, n का मान अनंत रखा, लेकिन वही बात, एक बात याद, काम करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो फिर क्या फायदा। तो सवाल इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, इसके जैसा सवाल हुआ तो ये बहुत बढ़िया काम करेगा। जैसे ऊपर वाले सवाल को देखिए, इस सवाल के लिए भी ये परफेक्ट है, और पेपर के लिए भी ऐसे सवाल सबसे परफेक्ट होते हैं जो जल्दी से हो जाए। ये देखो इन दोनों पे आपकी n पावर है, तो इस सवाल के लिए भी ये टेस्ट बेस्ट है। लिमिट n टेंड्स टू अनंत, इसकी पावर 1/n, n पावर कट जाएगी, जीरो इंटू एक्स, ये आपका x आ गया, लिमिट l बराबर x आ गई।
L बराबर x आ गया। यानी लिमिट x पे डिपेंड करेगी, लिमिट x पे डिपेंड करेगी। लगाओ अभिसारी की शर्त। अभिसारी की शर्त होती है कि L का मान 1 से छोटा होना चाहिए। L तो x के बराबर है, इसका मतलब x का मान 1 से छोटा होना चाहिए। तो अगर x का मान 1 से छोटा हुआ तो अभिसारी। अपसारी की कंडीशन लगाओ। L का मान 1 से बड़ा हुआ तो अपसारी होगा। L x के बराबर है, x 1 से बड़ा होगा तो अपसारी होगा। x 1 से छोटा हुआ अभिसारी, x 1 से बड़ा हुआ अपसारी। टेस्ट फेल लगाओ। टेस्ट फेल। टेस्ट फेल होता है जब L बराबर 1। L यानी x बराबर 1। x बराबर 1 पर कोई नतीजा नहीं आया। x अगर 1 से छोटा है तो नतीजा आ गया कि अभिसारी है। x 1 से बड़ा हुआ तो नतीजा आ गया अपसारी है। x बराबर 1 पर कोई नतीजा नहीं आया। x बराबर 1 पर ये टेस्ट फेल हो गया। अब x बराबर 1 पर कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। x बराबर 1 पर कुछ और ट्राई करो। तो x बराबर 1 लेने पर x का मान 1 ले लिया तो ये आया। x बराबर 1 रखने पर ये आया। यहां पर आप अंतिम व पद परीक्षण लगा सकते हैं। आखिरी मान निकाल लो। लास्ट टर्म टेस्ट या एनवा पद परीक्षण। आखिरी पद निकालो। आखिरी पद निकालोगे तो ई आएगा। ई का मान होता है 2.7182, जो कि जीरो नहीं होता। जीरो नहीं होता तो आखिरी पद जीरो नहीं आया। आखिरी पद जीरो नहीं आया, इसका मतलब अपसारी है। तो वो देखो छोटा वाला जो तुच्छ सा टेस्ट है वो यहाँ काम आ गया। वो छोटा टेस्ट यहाँ काम आ गया। तो x बराबर 1 पर क्या आया? अपसारी। हाँ, यहाँ पे हमने कौन सा टेस्ट लगाया वो देखो ना। हर बार ग्रेटर देन लेस देन कैसे लग जाते हो यार। ये एनवा पद परीक्षण है। एनवा पद परीक्षण को कोई मतलब नहीं है कि 1 से बड़ा आया कि 1 से छोटा आया। एनवा पद परीक्षण को बस एक ही चीज से संबंध है, जीरो आया या नहीं आया। जीरो आया या नहीं आया। जीरो आया तो टेस्ट फेल, जीरो नहीं आया तो टेस्ट पास और अपसारी। टेस्ट पास प्लस अपसारी। जैसे परीक्षा पास प्लस पास, नौकरी मिल गई। तो ये एनवा पद परीक्षण है, ना कि कोशी टेस्ट। कोशी टेस्ट तो 1 पर फेल हो गया। कोशी टेस्ट लगवा लिया, 1 पे फेल हो गया। अब 1 पर कोई दूसरा टेस्ट लगाया जिसका नाम है एनवा पद परीक्षण, जो सबसे पहला टेस्ट था, आखिरी पद परीक्षण। तो जब आखिरी पद निकाला तो आखिरी पद ई आया, इसका मतलब जीरो नहीं आया। जीरो नहीं आया अतः अपसारी है। ठीक है ना, क्लियर बात। तो ये इनमें होता है, टेस्ट फेल भी होते हैं, फिर दूसरे टेस्ट भी लगाने पड़ते हैं, तो लेंथ और बढ़ जाती है। ऐसे ही आप और को चेक कर सकते हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे वाले लोगों से मिलते हैं। अब वैसे तो ये टेस्ट लगाने का एक गॉस टेस्ट का और बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़े गॉस टेस्ट के बारे में समझ में आ जाए कि गॉस टेस्ट भी परेशान करता है, खून पीता है। तो गॉस टेस्ट क्या करता है? गॉस टेस्ट कोई विस्तार नहीं करने देता, बस अनुपात बटा अनुपात लिखो और विस्तार करो। अनुपात बटा अनुपात लिखो और विस्तार करो। इनमें से मैं एक सवाल लेके गॉस वाला टेस्ट लगा के दिखाता हूँ। चलो इस पे लगाता हूँ, बड़ा है a प्लस डी खूब सारा। इसका एनवा पद निकालो। तो इसका जब आप एनवा पद निकालेंगे, जब आप इसका एनवा पद निकालेंगे, सोचो क्या आएगा। पहला पद ये आया है, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है। एक काम करें, हमने पहले एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर आपको किसी श्रेणी के आगे वाले कुछ पद छोड़ने हो तो छोड़ देना, घबराना मत। इससे आपके अभिसरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आगे वाले कुछ पद आप छोड़ना चाहो, आपको नापसंद हो, तो आप छोड़ सकते हो। याद है ना?
तो आप चाहो अगर कुछ शुरुआत के कुछ पद आपको नहीं सूट कर रहे हो तो आप छोड़ देना, रट रट यहां से शुरू करेंगे। तो आप आगे से भी शुरू कर सकते हैं श्रेणी को, आगे वाले कुछ पद जो आपको ना पसंद हो छोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो देख लेना, अगर आपको फिट नहीं बैठ रहे हो, एनवा पद निकालने में दिक्कत आ रही हो, तो कुछ पद आप शुरुआत के छोड़ सकते हो। और खासकर कई बार पहला पद सूट नहीं करता, बाकी सारे पद तो एक नियम को फॉलो कर रहे होते हैं, पहला पद अलग ही चल रहा होता है, तो ज्यादा नाटक करे तो निकाल देना, ठीक है ना। तो ये पावर हमें थ्योरम नंबर 1 से मिली हुई है, याद रखना। थ्योरम नंबर 1 ने हमें ये ताकत दी थी कि कोई ज्यादा नौटंकी करे तो एक दो पदों को बाहर निकाल देना, इससे श्रेणी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एनवा पद निकाले, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरे में देखो, तीसरे में क्या हो रहा है, ये a प्लस 2d तक जा रहा है, a प्लस 2d तक जा रहा है तीसरे में। तो चौथे में a प्लस 3d तक जाएगा, तो एनवे में a कम तक जाएगा, एन डैश 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 a प्लस n माइनस 1d बटा b भी ऐसे ही चल रहा है, b प्लस d ये रहा, ये आपका nवा पद बन गया। और x पे कितनी पावर आ रही है, तो जब तीसरा पद है तो x पे 2 पावर आ रही है, तो nवे पद में x पे n माइनस 1 पावर आएगी, बटे n प्लस 1वां पद क्या आएगा, n प्लस 1वां पद क्या आएगा, n प्लस 1वां पद में क्या होता है, हर बार पीछे वाला पद वही रह जाता है और एक नया ब्रैकेट ऊपर और एक नया ब्रैकेट नीचे, नेक्स्ट ब्रैकेट जो है वो ऊपर और नीचे ऐड हो जाता है, ऊपर और नीचे एक नया ब्रैकेट ऐड हो जाता है। तो a प्लस डी, a प्लस 2d से लेकर डैश डैश डैश, जहां तक ये ऊपर वाला चल रहा है वहां तक तो चलेगा ही चलेगा, और उसके बाद में नेक्स्ट वाला पद और ऐड हो जाएगा, वो साथ में और शामिल हो जाएगा। अब कुछ चीजें हम सोच लेते तो हमें लिखना नहीं पड़ता, जितना आप दिमाग में कर पाओगे उतना कम लिखना पड़ेगा, जितना कम सोचोगे उतना ज्यादा लिखना पड़ेगा, जितना कम सोचोगे उतना ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका पूरा। अब ये सब कटेंगे, और कटेंगे तो पूरे के पूरे यहां तक पूरा का पूरा चैनल कटेगा, और ये एक एक्स कट जाएगा, एक एक्स आपका बच जाएगा। तो ये ऊपर चला गया कौन, b प्लस एन डी ऊपर चला गया, और a प्लस एन डी नीचे रह गया, इंटू 1/x हो गया। इसमें आप n का मान अनंत नहीं रख सकते है ना, अनंत मत रख देना, अनंत नहीं रख सकते आप, ठीक है। कॉमन निकालो, एन डी कॉमन निकालने पर ये कैंसिल, नीचे वाले को ऊपर ले जाके विस्तार करो, नीचे वाला ऊपर चला गया, द्विपद पर में से विस्तार कर दो, और द्विपद पर में से भी केवल एक पद तक का ही विस्तार करेंगे, 1 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा विस्तार करना हमें चाहिए भी नहीं, तो हम इतना सा विस्तार करेंगे 2 पदों तक।
इनकी गुणा कर लो, बड़ी पावर वाले पद छोड़ दो, एक बटा एक्स पहले अल्फा का मान, ये अल्फा कहलाता है, ये बीटा कहलाता है, ये पूरा का पूरा एक बटा एन को छोड़कर बीटा कहलाता है। अल्फा का मान अगर एक से बड़ा है तो अभिसारी, एक से छोटा है तो अपसारी, एक है तो फिर बीटा तय करेगा। अल्फा अगर एक है तो फिर बीटा तय करेगा कि क्या होगा। बीटा का मान एक से बड़ा है तो अभिसारी, बीटा एक से छोटा या एक के बराबर है तो अपसारी। तो पहले तो अल्फा से तय करा लो, पहले तो अल्फा से तय कराओ, अल्फा यानी एक बटा एक्स से तय कराओ, एक बटा एक्स, एक्स वज्र गुणा करके उधर चला गया। अगर एक्स एक से कम है तो अभिसारी, एक्स एक से ज्यादा है तो अपसारी, एक बटा एक्स बराबर एक, यानी एक्स बराबर अगर एक है तो फिर बीटा तय करेगा, बीटा मतलब ये वाला भैया तय करेगा। अब इनको बुलाओ, बी माइनस ए बटा डी ग्रेटर देन 1, वज्र गुणा करो। अगर ये शर्त सत्य है तो अभिसारी, बी माइनस ए छोटा या बराबर है डी के तो अपसारी। अब कहाँ ये सवाल करने लायक थोड़ी है, समझ में आ गया? इन सवालों को करने लायक किसी भी हाल में नहीं है इतना। कोई ये बीएससी के लिहाज से ठीक है, अगर आप बीएससी में हो तब आप ये कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप अब यहाँ कर रहे हो तो फिर इतनी जगह है, इतना समय कहाँ से लाया जाए, ठीक है। ये हो ही गया था। एक बार छोटे छोटे 2-3 टेस्ट और है, उनकी बात कर लेते हैं खाली। अच्छा, कोशी टेस्ट जो है ना डीएलएम्बर्ट से ज्यादा बढ़िया है। हाँ, तो वही तो मैंने पहले मना कर दिया कि इतना बड़े टेस्टों के साथ आप नहीं जा सकते, इतने बड़े टेस्टों के साथ समय बर्बाद आप नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है कि जो आपका कोशी का जो एनवा मूल परीक्षण है वो आपके डीएलएम्बर्ट टेस्ट से ज्यादा बेटर है। ये कहता है कि जहां पे भी आपका डीएलएम्बर्ट टेस्ट काम करता है वहां पर कोशी का एनवा टेस्ट भी काम करता है। जहां पर भी डीएलएम्बर्ट टेस्ट इफेक्टिव है उन सब पर कोशी का एनवा मूल परीक्षण भी इफेक्टिव है। लेकिन जहां कोशी का लगेगा वहां डीएलएम्बर्ट लगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब कोशी ज्यादा इफेक्टिव है। जहां भी डीएलएम्बर्ट लगता है वहां कोशी भी लग सकता है, लेकिन जहां कोशी लग सकता है वहां डीएलएम्बर्ट लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कोशी का जो टेस्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा प्रभावी है कंपेयर टू डीएलएम्बर्ट टेस्ट के। और हमारे दो साधारण टेस्ट यही है, डीएलएम्बर्ट सिंपल है, कोशी सिंपल है, तो कोशी वाला टेस्ट ज्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू डीएलएम्बर्ट टेस्ट के। अच्छा, फिर एक टेस्ट आता है आबेल का, जो कि छोटा सा टेस्ट है, समाकलन का टेस्ट है। वो कहता है एक काम करो, आपका जो सवाल है ना उसको आप एक्स में लिख लो, अपने सवाल को एक्स में लिख लो और उसका समाकलन कर लो। अगर उसका समाकलन आता है तो अभिसारी है, समाकलन नहीं आता है तो अपसारी है। बड़ा अजीब सा लगता है ये टेस्ट कि कौन समाकलन करेगा, लेकिन कई बार छोटे छोटे सवालों पे बढ़िया काम कर जाता है। तो सवाल क्या है कि भैया आपकी जो भी सीरीज है उसमें एन की जगह एक्स रख दो, एन की जगह एक्स रख दो और उसका समाकलन कर लो किसी नंबर के से लेकर अनंत तक। और अगर उसका समाकलन आता है मतलब 5, 15, 50 कोई नंबर आता है तो अभिसारी है, कोई नंबर नहीं आता तो अपसारी है, ठीक है। जैसे इस सवाल को देखिए, ये है n बटा n+1, इसे x में बदल लो, ये x में बदल लिया,
अब इसका समाकलन कर लो किसी नंबर k से लेकर, k कोई भी नंबर से लेकर अनंत तक और dx। अब इसका समाकलन करके देखो इसका समाकलन आता है या नहीं आता है। अगर इसका समाकलन आता है तो अभिसारी है, नहीं आता है तो अपसारी है। तो एक जोड़ दो और एक घटा दो, एक जोड़ने पर और एक घटाने पर। अलग अलग करके समाकलन करने पर। अनंत माइनस के अनंत माइनस लो के प्लस 1, तो ये नहीं आ रहा। अनंत माइनस अनंत आ गया मतलब अनिर्धार्य हो गया, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये डाइवर्जेंट है। तो इस तरीके का आबेल का टेस्ट है। आबेल कहता है समाकलन करके देख लो, है ना, समाकलन करके देख लो। अगर समाकलन हो जाता है मतलब कोई नंबर आ जाता है, कोई भी नंबर आ जाए, चाहे कोई भी नंबर आ रहा है तो अभिसारी है, कोई नंबर नहीं आता है तो समझ जाओ अपसारी है। ये आबेल का टेस्ट है। सुनने में थोड़ा ठीक से लगता है कि यहाँ भी समाकलन कर लो, है ना, कि भैया जहां जहां एन है वहां एक्स लिख दो और समाकलन कर लो। अगर समाकलन संभव है तो तुम समाकलन करके देख लो। समाकलन अगर बन जाता है, कुछ आ जाता है तो अभिसारी है, नहीं आता है तो अपसारी है। अब बढ़ते हैं अगले खेल के ऊपर। इसी में अभी तक तो हम अभिसारी अपसारी ये सब चेक कर रहे थे। अब अभिसारी अपसारी के अलावा अभिसारी भी दो प्रकार के हो सकते हैं। अभिसारी भी दो प्रकार के हो सकते हैं। अब ये एक और चैलेंज हो गया। अभी तक तो हम अभिसारी अपसारी दोलनी इन तीन पे ही बात कर रहे थे। अब थोड़ा सा थ्योरी का आइडिया आ जाता है कि अभिसारी भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है बिंदुश अभिसारी जिसको कहते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। एक होता है एक समान अभिसारी। पहले इस आइडिया को समझना कि आइडिया होता क्या है। पॉइंट वाइज का मतलब होता है हर बिंदु अभिसारी है, हर बिंदु अभिसरण कर रहा है। बिंदुश, बिंदु बाय बिंदु, पॉइंट बाय पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट, हर पॉइंट अभिसृत कर रहा है। यूनिफॉर्म मतलब कोई पॉइंट नहीं, सब मिलकर अभिसरण कर रहे हैं, सबके सब अभिसरण कर रहे हैं। कोई ये नहीं ये वाला पॉइंटर वो वाला पॉइंटर वो वाला पॉइंट नहीं। एज ए फंक्शन को एक देखो, फंक्शन को पूरा एक देखो, ठीक है ना। जैसे आप बोर्ड का एग्जांपल ले लीजिए। बोर्ड में एक बंदे ने इसको वोट दिया, वो पार्टी हारी, उसने वोट दिया वो पार्टी जीती। एक तो व्यक्तिगत आप बात करें कि रामलाल ने वोट दिया उसकी पार्टी हार गई, मोहनलाल ने वोट दिया उसकी पार्टी जीत गई। एक तो बिंदु के आधार पे आप बात कर सकते हैं कि तेरी पार्टी जीत गई। एक आप पूरे ग्रुप की तरह बात कर सकते हैं कि 27% वोट इसको मिले, 15% इसको मिले, 18 इसको मिले। आप ग्रुप बना के बात कर सकते हैं। तो कुछ आइडिया वैसा ही है। जब आप एक बिंदु की बात करते हैं तो इसको कहते हैं बिंदु अभिसरण। जब आप बिंदु को छोड़कर पूरे ओवरऑल को एक मानकर बात करते हैं तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म, या जैसे कि एक समान, एक साथ बात करना, एक समान अभिसरण। ये टॉपिक अगर आपने पहले कभी पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ तो ज्यादा हेडेक मत लेना, है ना। इस टॉपिक की ज्यादा हेडेक मत लेना। ये टॉपिक पचाना बड़ा मुश्किल काम है। इस टॉपिक को पचा पाना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत सारे उदाहरण ले लेके, बहुत सारे ग्राफ बना बना के, बहुत सारे फलन बना बना के इस आइडिया को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। लेकिन बढ़िया बात यह है कि सेकंड ग्रेड हमारे जो एग्जाम है उसमें इसका कोई ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं। नेट में जब आप जाते हैं, जब CSIR नेट जाते हैं तो वहां आपको ये चीजें जरूर मिलती है 100% पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो जानलेवा है, जो खून पीने वाला है, ये खून मांगता है। अगर मैं आपको बोलूंगा अभी समझ में आ गया, हाँ आ गया, लेकिन एक्चुअली में समझ में नहीं आया, एक्चुअली में समझ में नहीं आया। ये टॉपिक ही इतना मुश्किल है, इसको समझ पाना ही मुश्किल है, तो समझाना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आ जाओ थोड़ी कोशिश कर लेते हैं।
बहुत टाइम लेता है, अभी हमारे पास इतना टाइम है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। चलो मिलते हैं। इस फलन को देखिए, ये आपका फलन है, ये एक्चुअल में एक फलन नहीं है, एक्चुअल में एक फलन नहीं है। n का मान 1 रखोगे एक बनेगा, n का मान 2 रखोगे दूसरा फलन बनेगा, n का मान 3 रखोगे तीसरा फलन बनेगा, n का मान 4 रखोगे चौथा फलन बनेगा। n का मान रखते जाओगे और आपको एक एक फलन मिलता जाएगा। पहले n का मान 1 रखा, पहला फलन आ गया, n का मान 2 रखा, दूसरा फलन आ गया। और चित्र में देख सकते हो कि ये जो लाल रंग वाले हैं, हर लाल रंग वाला एक फलन को दर्शा रहा है, हर लाल वाला जो है वो एक फलन को दर्शा रहा है। ये फलन है, ये आपका, ये जितने दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे फलन है। पहला फलन, दूसरा फलन, तीसरा फलन, चौथा फलन, पांचवा फलन। ये जो धागे दिख रहे हैं, धागे नहीं है, ये फलन है। ये जितने धागे दिख रहे हैं ना, ये हर धागा एक फलन है, हर धागा एक फलन है। पहला फलन, दूसरा फलन, तीसरा फलन, चौथा फलन, पांचवा फलन, छठा फलन, हर धागा एक फलन है। और ये यहाँ पे इकट्ठा हुआ ना, इकट्ठा नहीं हुआ है, ये फलन है जो लास्ट में नजदीक आ गए हैं, चिपक गए हैं, इसलिए लाल लाल दिख रहे हैं। बीच में गैप कम हो गया तो दिखना बंद हो गया, इसलिए वो लाल दिख रहा है। वो लाल नहीं है, ये सब धागे हैं। थोड़ा सा अगर आप जूम करोगे तो ये धागे आपको अलग अलग दिख जाएंगे कि ये धागे नहीं, ये सब धागे हैं और हर धागा एक फलन है। डैश डैश। अब इस ग्राफ को देख के दो आइडियाज लगाए जा सकते हैं। एक तो है बिंदु का आइडिया, एक बिंदु पकड़ो और देखो, किसी भी एक बिंदु को, एक्स पर आओ और अपनी पसंद का एक बिंदु चुनो, एक्स पे आओ और अपनी पसंद का कोई भी एक बिंदु चुनो। मान लीजिए आपने यहां एक बिंदु चुन लिया। अब इस बिंदु को देखिए, एक फलन में इसका मान इतना था, दूसरे फलन में इसका मान इतना हुआ, तीसरे फलन पे इतना हुआ, चौथे पे इतना हुआ, पांचवे पे इतना हुआ, छठे पे इतना हुआ, सातवें पे इतना हुआ, आठवें पे इतना हुआ, नौवें पे इतना हुआ, 10 पे इतना हुआ। तो अगर हम इन सबको देखें तो पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं जा तो रहे हैं, कहीं ना कहीं जा तो रहे हैं। सही है। किसी बिंदु पे इनका मान निकाला, किसी बिंदु पे कोई बिंदु सी रख दिया, सी पे पहले फलन का मान निकाला, दूसरे फलन का मान निकाला, तीसरे फलन का मान निकाला, चौथे फलन का मान निकाला, तो हमें एक सीक्वेंस मिल गया। अब ये जो सीक्वेंस है ये जहां कन्वर्ज कर रहा है, अगर ये कन्वर्ज कर रहा है, अब ये जो सीक्वेंस है सी बिंदु पे जो मान आया है, ये जो सीक्वेंस है ये जहां कन्वर्ज कर रहा है, इसे कहते हैं बिंदुश अभिसरण, इसे कहते हैं बिंदुश अभिसरण। नहीं ये नहीं आता, बहुत मुश्किल काम है इसका। अगर आपको समझ में आ भी गया तो जो मैं भी समझा रहा हूं, हो सकता है एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए, पूरा समझ पाना इतना आसान नहीं है, टाइम खाता है, कंज्यूमिंग है, ये कोई एक दिन चीज है। आप एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा ले लो, एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा, सातत्य की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा होती है, उसे आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि आप एक दिन में समझा दोगे। समझाने वाले को भी 2-3 दिन लगते हैं, और वो भी तब जब वो सारी टेक्निकल चीजें, ये ग्राफ और ये सब लेकर आए, तब जाके वो, मतलब आज की जो तकनीक है उसका इस्तेमाल करे और अच्छे खासे एग्जाम्पल यूज करे, तब जाके वो बच्चे के दिमाग में उसको फिट बैठा सकता है। वो भी ऐसा नहीं कि आपने खाली परिभाषा लिख दी कि देखो ये लो, नॉर्मली क्या कहते हैं, सातत्य क्या होता है, ये होता है सातत्य, देखो प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा होगा, ये लो, ये होती है सातत्य की परिभाषा। मजा ले, समझ में आ जाए, ये समझ में आ जाए, ये लिखने में आसान है, समझने में जानलेवा है। ये कौन एप्सिलॉन, कौन डेल्टा, कैसे डेल्टा, किसका डेल्टा, बड़ा मुश्किल काम होता है ये। तो धीरे 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 पकता है, ये धीरे धीरे गर्म करना पड़ता है, इसको सेट करना पड़ता है, मजबूत करना पड़ता है। वैसी परिभाषा ये भी है, वरना बिंदुश और एक समान दोनों एक जैसे से दिखते हैं, कि बिंदु कर रहा है तो एक समान में क्या अंतर है, अंतर होता है। तो ये बिंदु हो गया, एक बिंदु पकड़ा और फिर देखा कि अभिसारी कर रहा है या नहीं कर रहा। सरल भाषा में ये होता है बिंदुश अभिसरण। अब बिंदुओं को भाड़ में गए, अब सीधा किसी धागे को देखो, सारे धागों को देखो, ये सारे धागे किधर जा रहे हैं, इन सारे धागों को देखो, भूल जाओ एक्स को, अब एक्स को भूल जाओ, सारे एक्स, कोई भी एक्स का मान नहीं रखेंगे, अब कोई एक्स का मान नहीं रखेंगे, पूरे धागे को एक साथ देखेंगे, पूरे धागे को एक साथ देखेंगे। तो हर धागा, पहला धागे को देखो, दूसरे को देखो, तीसरे को देखो, चौथे को देखो, तो ये जो सारे धागे हैं धीरे 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 अंतिम धागा क्या बनेगा, बोला अंतिम धागा ये काले वाला बनेगा, काले वाला बनेगा, ये एक समान अभिसरण है, इसको एक समान अभिसरण कहते हैं। तो थोड़ा बेसिक आइडिया तो
गले उतरने जितना तो मैंने आपको समझा ही दिया कि भैया एक एक बिंदु को पकड़ोगे, एक एक पॉइंट को पकड़ोगे, एक पॉइंट कहां जा रहा है, या पूरे के पूरे धागे को देखते हो कि पूरा का पूरा धागा कहां जा रहा है। तो बिंदुश अभिसरण एक समान अभिसरण, बिंदुश अभिसरण एक समान अभिसरण। तो ये इससे आराम से आपको इतना तो क्लियर हो गया। बाकी गणितीय परिभाषा तो टाइम लेगी भाई, उसको पचाने के लिए पहले आपकी गणितीय मैच्योरिटी तैयार करनी होती है, गणितीय समझ तैयार करनी होती है। अब भाषा में यही कह रहा है, ये रहा यहाँ पे कह रहा है, इस पे आ जाओ पहले बिंदुश अभिसरण पे। ये रहा कि भाई ये आपका कोई फलनों का अनुक्रम है, ये आपके फलनों का अनुक्रम है। फिर फलनों के अनुक्रम में हमने क्या किया, एक सी का मान, एक सी ले लिया, एक बिंदु ले लिया, और उस बिंदु को लेकर देखा कि एन का हर मान रखने पर ये कहां जा रहा है। चाहे फलन कोई सा भी हो, चाहे फलन पहला हो दूसरा हो, एन का मान आप कुछ भी लो, ये हमेशा एफ सी के क्लोज 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 और क्लोज चला जाएगा। अब यहाँ पे आप गौर करोगे, एक्स को पहले थम दिया है, एक्स को रोक दिया है, एक्स का मान सी ले लिया, मतलब एक्स रुक गया है, यानी खाली बिंदु की बात चल रही है। अब फलन गायब हो गया क्योंकि आपने एक्स का मान रख दिया, एक्स का मान रख दिया तो फलन गायब हो जाता है। चाहिए क्या बोल दिया, बड़ी जबरदस्त बात बोल दी कि एक्स का मान रखने के बाद आपका फलन गायब हो जाता है। ये रहा आपका फलन। जैसे ही आप इसमें कोई नंबर रख दोगे, सपोज करो एक रख दिया, ये आपका फलन गायब हो गया। कब ये फलन है? नहीं, अब ये सिर्फ एक नंबर है, अब ये एक संख्या है। आपका फलन तब तक था जब तक उसमें चर था, और आपने चर को अचर कर दिया, फलन खत्म हो गया, वो एक नंबर बन गया। अब वो एक नंबर बन गया, तो यहाँ पे क्या किया आपने एक्स का मान सी रख के फलन गायब कर दिया। अब आपने मान बना लिए, बिंदु बना लिए, F1 सी पर, F2 सी पर, F3 सी पर, और फिर वो जो सीक्वेंस बना है उसको देख रहे हो कि वो अभिसरण कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप एक पॉइंट पर जाकर अभिसरण चेक कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, इसी परिभाषा को साथ में देखिए, यूनिफॉर्म को, यहाँ पे कोई एक्स का मान नहीं रखा जाएगा, देखो, और नीचे लिखा हुआ है ध्यान से, यही डिफरेंस है, समस्त एक्स, ऑल एक्स, कोई भी एक्स का मान नहीं रखूंगा, समस्त एक्स, हर एक्स के लिए कोई भी एक्स का मान नहीं रखूंगा, फलन को नहीं मारूंगा, फलन के प्राण नहीं लूंगा, फलन रहेगा, मतलब ये धागा ऐसे कैसे रहेगा, यानी अब आप पूरे धागे की बात कर रहे हैं। अब आप धागे के एक बिंदु की नहीं बल्कि पूरी धागे की बात कर रहे हैं, और दोनों को देखो सेम चीज लिखी हुई है, यही यहां लिखा हुआ है, यही यहां लिखा हुआ है। गौर करो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में ही नजदीकी फर्क को समझो कि दोनों में फर्क क्या है। एक में एक्स का जगह सी रख दिया है, और एक में एक्स के लिए मना करा है, एक्स मत रखो, कोई एक्स मत रखो, पूरे धागे की बात चलने दो, पूरा धागा चलने दो। तो यहाँ पे पूरे धागे को देखा गया कि पूरा धागा कहां जा रहा है, और यहां देखा गया कि एक बिंदु कहां जा रहा है। तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया बिंदुश, मतलब एक बिंदु कहां जा रहा है, यूनिफॉर्म एक समान रूप से ये कहां जा रहा है, पूरा का पूरा कहां जा रहा है, पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। अब एक बात इतना सा बता दीजिए कि अगर कोई पूरा का पूरा धागा कहीं जा रहा है तो बिंदु तो वहां जाएगा ही जाएगा। तो कोई अगर एक समान अभिसारी है तो वो बिंदुश अभिसारी जरूर होगा, लेकिन कोई बिंदुश अभिसारी हो तो एक समान अभिसारी हो ऐसा जरूरी नहीं है। पूरा धागा अगर कहीं जा रहा है तो धागे के बिंदु भी वहीं जाएंगे, लेकिन धागे के बिंदु अगर कहीं जा रहे हैं तो पूरा भी वहीं जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस अगर है तो पॉइंट वाइज जरूर होगा, लेकिन पॉइंट वाइज हो तो यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं है। अब इसके लिए कुछ हमारे पास टेस्ट है, दो तीन, ये दो तीन टेस्ट है कि भैया कैसे पता चलता है कि एक समान अभिसारी है। एक समान अभिसारी को लेकर टेस्ट है कि पता चलेगा या नहीं पता चलेगा कि अभिसारी है या नहीं है। तो उसमें तीन टेस्ट खास तौर पे जाने जाते हैं। एक तो आता है वाइस्ट्रॉस का टेस्ट, नंबर एक वाइस्ट्रॉस का टेस्ट, दूसरा आबेल भैया का टेस्ट, तीसरा ड्रिचलेट का टेस्ट। ये तीन टेस्ट फेमस है। इन तीन टेस्ट में से कोई ना कोई टेस्ट काम कर ही जाता है सही तरीके से लगाने पर। ठीक है, आ जाओ तीनों की बात फटाफट कर देते हैं। बाकी तो ये कोई 5 मिनट 10 मिनट का टॉपिक तो है नहीं, जब आप एकदम खाली हो, है ना, जब शांति काल हो उस समय इनको पढ़ने की चीजें। अभी तो बस अगर पहले समझा हुआ है तो ठीक है, नहीं समझा हुआ तो अब भी इसको जाने ही दीजिएगा।
एक एक टेस्ट को सुनते जाओ। टेस्ट क्या है? पहला टेस्ट वॉइस-स्ट्रॉस क्या कहता है? वॉइस-स्ट्रॉस कहता है कि क्या आपके सीक्वेंस को एक्स से मुक्त किया जा सकता है? आपके सीक्वेंस को एक्स से मुक्त कर सकते हो? आपके सीक्वेंस को एक्स से मुक्त करके क्या कोई बड़ा सीक्वेंस बनाया जा सकता है जो एक्स में ना हो? जो एक्स में ना हो। जैसे अभी आपका सीक्वेंस एन में और एक्स में दोनों में है, तो क्या इसे एक बड़े सीक्वेंस में आप बदल सकते हो जो एक्स में हो ही ना, एक्स से मुक्त हो जाए? क्या ये संभव है? जवाब अगर हाँ है, बोला हाँ संभव है, ठीक। नंबर एक बात, पहले आपके सीक्वेंस को एक्स से मुक्त करके एक बड़े सीक्वेंस में कन्वर्ट करो, नंबर एक। नंबर दो, वो जो बड़ा सीक्वेंस बना है वो अभिसारी होना चाहिए। अगर बड़े सीक्वेंस में बदल सकते हो, एक्स रहित बड़े सीक्वेंस में कन्वर्ट कर सकते हो और वो फिर अभिसारी है, तो फिर आपका जो मैन है वो भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा। ए सीरीज ऑफ फंक्शन, कोई सीरीज है, will converge uniformly on a B if there exists a convergent series। अगर उससे बड़ी एक कन्वर्जेंट सीरीज आप बना सकते हो जो x से मुक्त हो। अगर आपके फलन जो भी f1 f2 f3 f4 आपके फलन है उससे बड़ी सीरीज आप बना सकते हैं जो कि कन्वर्जेंट है, जो कि कन्वर्जेंट है और आपके x से मुक्त है, x मुक्त है और कन्वर्जेंट है। अगर आपने ऐसा कर पाते हो, ये करने में सफल हो जाते हो, तो फिर आपका जो सवाल है वो एक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। ये पहला टेस्ट है। एग्जांपल के लिए इसे देखो, इसमें एक्स भी है एन भी है, दोनों है। इसमें एक्स भी है एन भी है, दोनों भी है। अब मैं इसे हटाकर, मुझे पता है कि जो साइन होता है उसका मान हमेशा एक से छोटा होता है, तो मैं इसकी जगह इसका बड़ा मान रख दूं तो ये हट सकता है। ये लो, अब ये इससे बड़ी सीरीज बन गई जिसमें कोई एक्स नहीं है, इससे बड़ी सीरीज बन गई जिसमें कोई एक्स नहीं है, इससे बड़ी सीरीज बन गई बिना एक्स वाली, प्लस दूसरी बात ये कन्वर्जेंट है। अच्छा, कैसे पता चला कन्वर्जेंट है? रेशियो टेस्ट लगा लो। इसमें p का मान 2 आएगा, p का मान 2 आएगा जो कि एक से बड़ा होगा, यानी ये अभिसारी होगी। तो ये बड़ी भी है और अभिसारी भी है। अगर मैं बड़ी और अभिसारी दोनों बना लेता हूं तो वाइट-स्ट्रॉस टेस्ट के अनुसार ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा। ये वाइट-स्ट्रॉस का टेस्ट कहता है। फिर उसके बाद आबेल क्या कहता है? आबेल कहता है कि चलो मैं आपको एक और विकल्प दे देता हूं, इसके बजाय आप अपने सवाल को दो सीरीज में बांटिए, एक का नाम bnx रखिए, एक का नाम unx रखिए। bnx और unx, आपके सवाल को दो टुकड़ों में बांटिए। उसमें से एक टुकड़ा जो है, एक टुकड़ा वो एक दिष्ट हाशमान होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, परिबद्ध होना चाहिए, एक दिष्ट हाशमान और परिबद्ध। एक टुकड़ा हाशमान प्लस परिबद्ध होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, दूसरा जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होना चाहिए, एक समान अभिसारी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर इनका जो गुणा होगा वो भी एक समान अभिसारी होगा, वो भी एक समान अभिसारी होगा। अगर दो टुकड़ों में बांट लो, उसमें से एक टुकड़ा एक दिष्ट हाशमान और परिबद्ध है और दूसरा एक समान अभिसारी है, तो फिर दोनों का गुणा भी एक समान अभिसारी होगा। एग्जाम्पल के लिए इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखिए, इसमें से इस वाले भैया को, ये वाला आपका हाशमान है, बाउंडेड भी है, एक और -1 के बीच में होगा, हाशमान भी है प्लस परिबद्ध भी है। अगर x का मान -1 और +1 के बीच में है, अगर x का मान -1 और +1 के बीच में है तो ये हाशमान भी है और बाउंडेड भी है। और -1 की पावर n/n ये एक समान अभिसारी है, तो फिर इनकी गुणा भी आबेल टेस्ट के अनुसार एक समान अभिसारी होगी, इनकी गुणा भी एक समान अभिसारी होगी आबेल टेस्ट के अनुसार। ऐसे ही तीसरा टेस्ट आता है जिसको ड्रिचलेट कहते हैं। ड्रिचलेट कहता है कि ये सब भी छोड़ो,
आ जाओ, हाशमान छोड़ो, अगर हाशमान नहीं है तो कोई बात नहीं, हम खाली एक दिश से चला लेंगे, केवल एक दिश से चला लेंगे, चाहे वर्धमान हो चाहे हाशमान हो, कोई भी एक हो चला लेंगे। हाशमान है तो भी चला लेंगे, वर्धमान है तो भी चला लेंगे। लेकिन आपकी जो सीरीज है, दूसरी वाली सीरीज, जो दूसरी वाली है bn, तो हाशमान हो चाहे वर्धमान हो चला लेंगे, लेकिन जो un है सेकंड वाली, वो बाउंडेड होनी चाहिए, वो बाउंडेड होनी चाहिए, वो परिबद्ध हो। एक दिष्ट हो, चाहे घटे चाहे बढ़े, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, घटे या बढ़े, हाशमान हो चाहे वर्धमान हो चले, लेकिन जो दूसरी सीरीज है वो बाउंडेड होनी चाहिए। एक सीरीज आपकी बाउंडेड होनी चाहिए, एक आपकी एक दिष्ट और बाउंडेड, फिर दोनों की गुणा अपने आप ही यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट बना लेगी। ये ड्रिचलेट का टेस्ट कहता है। जैसे इसे देखो, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है cos n थीटा और एक है 1/n की पावर p। इन दो चीजों को देखो तो एक चीज जो है वो लगातार हाशमान है, ये तो हाशमान है, और ये बाउंडेड है। बस हो गया काम, ये बाउंडेड है, ये हाशमान है, तो टेस्ट के अनुसार ये भी यूनिफॉर्म कन्वर्ज कर जाएगा। ये ड्रिचलेट का टेस्ट कहलाता है। बस इसी के साथ ये आपका हो गया। तो इनमें से इन टेस्टों के बारे में, जो टेस्ट है वो याद कर लो, ये जो टेस्ट है इनके परिणाम याद कर लो कि क्या क्या मांगते हैं, कौन सा टेस्ट आपसे क्या मांगता है। तो थ्योरी में पूछे, इनको थ्योरी में ही ज्यादातर आएगा, ज्यादातर सवाल, बहुत लंबे चौड़े सवाल की तो जगह ही नहीं है, और आ भी गया तो जैसा मैंने बताया कि ये डेप्थ वाले टॉपिक है, इनमें इतनी डेप्थ देना अभी सही भी नहीं है। तो ये आराम से जब शांति काल हो तब आराम से बैठ के समझो, सोचो, विचारो कि भाई ऐसा क्या है क्या नहीं है। कथा कहानी लंबी चौड़ी है, तो बेहतर है कि एक बार तो इनको सिर्फ मोटा मोटी थ्योरी के तौर पे समझ लो। ठीक है, चलो बस, धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। ठीक है, ओके।